हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट फिजिक्स रिवीजन वन शॉट के अंदर। ठीक है, और क्लास 12 का हम लोग सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, ए टू जेड जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 12 में वो हम लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। ऑफ कोर्स गाइस, यहाँ पे सारे कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट जो है उसे हम लोग रिपीट जो है कंसेप्ट को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास इस यहाँ पे चैप्टर को, सबसे पहला चैप्टर जो आता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज हमारे पास तो इधर आता है सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले उसमें क्या आता है, जो है एक सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहले पढ़ना पड़ता है कि हमें गाइस में आपको मैं होप करता हूँ आपको बेसिक जो है पता होगा कि फोर्स कूलम्स लॉ जो होता है वो आपको पता होगा कि बीच में कितना फोर्स होता है, ये आपको पता होगा, ऐसा मैं जो है अज्यूम करके चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आता है आपको जो याद रखनी है टाइम, एक तो है आपको नल पॉइंट कंसेप्ट। क्या है नल पॉइंट कंसेप्ट? नल पॉइंट में क्या होता है, कोई भी अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ डी, ठीक है, अगर वो हमारे पास लाइक चार्जेस है, ठीक है, लाइक चार्जेस अगर हमारे पास वो है, तो हमारे पास इसका जो है ऐसा कहाँ पे, मतलब कहाँ पे जो है फोर्स जीरो होगा, उसको निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, इट इज डी एन रूट एन प्लस माइनस वन। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक चार्जेस। ठीक है, तो अगर लाइक चार्जेस है हमारे पास गाइस, ठीक है, लाइक चार्जेस है अगर हमारे पास, एक सेकेंड, अगर लाइक चार्जेस है आपके पास, ठीक है, तो हमारे पास जो है प्लस यूज होगा, लाइक चार्जेस प्लस के लिए यूज होता है, और अगर माइनस यूज होगा हम लोग अनलाइक चार्जेस के लिए। ठीक है, गॉट इट। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एन क्या है हमारे पास, यहाँ पे मान लो 1 है और यहाँ पे 4 है, तो इन दिस केस जो एन है वो हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, इन दिस केस हमारे पास जो है यहाँ पे 4 हो जाने वाला है, तो ये गाइस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए डेट इज यहाँ पे फोर्स एनालिसिस के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पता होता है फोर्स जो है डेट इज क्यू ई के बराबर होता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो हो जाएगा डेट इज क्यू ई बाई एम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मेरे को यहाँ पे निकालना है क्या, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम आता है। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है, और स्टॉपिंग टाइम का कंसेप्ट आता है, इससे जो है हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस आता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस और एक होता है टाइम। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड एक होता है हमारे पास टाइम। तो अगर मैं बात करता हूँ टाइम की, हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था कि अगर टाइम आए तो हमारे पास क्या करना होता है, काइनेटिक सॉरी जो है हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम है उसको, और अपॉन एफ रिटार्ड होता है। ठीक है, तो एफ रिटार्ड हमारे पास कितना डेट इज क्यू ई। ठीक है, और मोमेंटम कितना है हमारे पास, इधर मोमेंटम हमारे पास एम वी नॉट होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है डेट इज क्यू ई। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इधर स्टॉपिंग टाइम। बट अगर हमारे पास यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जो है यहाँ पे मैं बात करता हूँ स्टॉपिंग डिस्टेंस की, एक्स, वो क्या होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी अपॉन एफ रिटार्ड, काइनेटिक एनर्जी अपॉन एफ रिटार्ड। तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हाफ एम वी स्क्वायर देके, तो यहाँ पे हमारे पास एम वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज एम वी नॉट का स्क्वायर अपॉन टू जो है क्यू ई, दैट इज फोर्स जो है रिटार्ड कर रहा है हमारे पास फोर्स। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक होता है गाइस हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मिल्टन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी होता है, उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्यू ई को, जो फोर्स ऊपर लग रहा है, एम जी के बराबर कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास निकल क्या आ जाता है कि जो क्यू है, ठीक है, क्यू जो है वो हमारे पास एम जी अपॉन ई के बराबर आता है। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं क्यू को एन ई लिखता हूँ, ठीक है, तो दैट इज बराबर एम जी अपॉन ई। ठीक है, और इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एन की वैल्यू चाहता हूँ तो दैट इज हमारे पास एम जी अपॉन क्यू ई, सॉरी ई ई, ऐसा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और के कंसेप्ट जो आपको ध्यान रखने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ पे एक कंसेप्ट लिखवाने जा रहा हूँ आप सभी को जो है यहाँ पे सामने, डेट इज हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हमारे पास यहाँ पे फोर्स ऑफ अ, यहाँ पे अगर मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, तो एक रॉड फॉर एग्जांपल एल जो है इसका जो है यहाँ पे एल डी मान लेते हैं, इसका क्या है लेंथ है, और यहाँ पे एल डिस्टेंस में एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, डेट इज हमारे पास के क्यू जो होता है, क्या होता है के क्यू अपॉन डी डी प्लस एल। ठीक है, और अगर हमारे पास यहाँ पे रिंग है, रिंग एक्सियल पोजीशन में चाहिए मेरे को, क्या है एक्सियल पोजीशन में, अगर मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास रिंग है ये, ठीक है, रिंग है रिंग है रिंग है, और मेरे को एक्सियल पोजीशन में जो कि एक्स डिस्टेंस में है, और रेडियस जो है हमारे पास जो रिंग का आर है, तो इसके अगर मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, डेट इज बराबर हमारे पास के क्यू एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू एक्स अपॉन में हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर प्लस, सॉरी ए स्क्वायर कह रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और एक चीज़ की, डेट इज हमारे पास यहाँ पे एक इसका जो है
x बराबर हमारे पास r/√2 पे, ठीक है, क्या होता है x बराबर r/√2 में मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे होता है x बराबर प्लस माइनस r/√2। यहाँ पे फोर्स की अगर बात करूँ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, फोर्स मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इधर इसकी ग्राफ की, तो ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस बन जाता है। इसका जो ग्राफ आता है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं इधर हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का आएगा ऐसे, ठीक है। ये जो है हमारे पास क्या पॉइंट होता है r/2, ये जो है क्या है हमारे पास, ये जो पॉइंट है दैट इज़ r/√2 होता है, क्योंकि इसमें फोर्स जो है वो मैक्सिमम आ रहा है। मान लो ये फोर्स और जो है रेडियस का यहाँ पे ग्राफ होता है। तो ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखनी है, मैं आगे बताता हूँ और क्या हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले से मिटा लेते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट क्या है, इधर एक सेकेंड, हमारे पास जो ध्यान रखनी होती है, हाँ एक सेकेंड गाइज। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो हमारे पास टॉर्क वगैरह का आ जाता है, ठीक है। टॉर्क, एक सेकेंड, हाँ चलो शुरू करते हैं टॉर्क, ठीक है। टॉर्क के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इधर क्या है दैट इज़, हाँ ये तो टॉर्क पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग बाद में भी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो टॉर्क आता है, ठीक है, बट उससे पहले अगर मैं हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, एक हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं, ड्यू टू एन आर्क, ठीक है, ड्यू टू एन आर्क। अगर कोई आर्क है मेरे पास मान लो कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हमारे पास जो है पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ में चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरह का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फोर्स जो है अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड करना है तो एक जो है मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, हमारे पास इधर जो है क्यू का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसे पता ही होगा, मैं होप करता हूँ, ठीक है। और मेरे को आर्क से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, दैट इज बराबर होता है 2k लैम्डा बाई आर, और यहाँ पे क्या होता है साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। थीटा कौन सा एंगल होता है गाइस, थीटा होता है ये वाला एंगल, और हमारे पास यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो अच्छे से लिख देता हूँ गाइस एक बारी, जिससे आपको समझने में भी दिक्कत ना हो, ठीक है। मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इजीली लिखा है, बट चलिए देखते हैं एक बार क्या है हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ओ में दैट इज कितना होता है 2k लैम्डा बाई आर, और यहाँ पे होता है साइन थीटा बाई 2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉर्क का कंसेप्ट आता है। टॉर्क गाइज हमारे पास यहाँ पे कभी भी अगर हमारे पास दो यहाँ पे डाइपोल होते हैं, डाइपोल पहले पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पे टॉर्क में आएंगे। तो डाइपोल में सबसे पहले हमारे पास क्या कंसेप्ट आता है, अगर कोई माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू, दोनों चार्ज है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दोनों के बीच डिस्टेंस हमारे पास सेपरेटेड है, मान लो कोई डिस्टेंस है डी, ठीक है। तो उनके बीच जो टॉर्क एक्ट करता है वो कितना होता है, दैट इज बराबर माइनस क्यू से प्लस क्यू, हमारे पास टॉर्क की डायरेक्शन होती है, टॉर्क कह रहा हूँ, सॉरी रियली सॉरी, डाइपोल जो होती है दैट इज पी होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमारे पास यहाँ पे इसका होता है। अगर मेरे को कभी भी डाइपोल मूवमेंट लिखना है दैट इज बराबर होता है किसके, क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, कोई भी आइदर चार्ज इनटू प्रोडक्ट ऑफ दिस, ठीक है। ओके गॉट इट। अब गाइस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक्सियल पॉइंट में अगर मैं रखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल में कितना होता है कि 2kp बाई आर क्यू, और अगर मैं इक्वेटोरियल की बात करता हूँ ई इक्वेटोरियल में हमारे पास होता है kp बाई आर क्यू। दोनों का रेशियो ले लूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई इक्वेटोरियल सॉरी ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल जो होता है दैट इज़ 2:1 के रेशियो में यहाँ पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ और एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट की कि इसका जो है हमारे पास डाइपोल में हमारे पास उससे पहले एक चीज़ बताऊँगा आपको कि यहाँ पे हमारे पास डाइपोल हो गया। अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारे पास टॉर्क में हमारे पास अगर दोनों यहाँ पे चार्ज फोर्स लग रहा है, आधा चार्ज में हमारा टॉर्क जो है जनरेट होने वाला है, उसकी फॉर्मूला क्या होता है, पी ई साइन थीटा होता है, ठीक है, या फिर पी क्रॉस ई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है, ठीक है। अच्छी बात है। हमारे पास पी मैक्सिमम और पी मिनिमम आपको पता ही है हमारे पास जो है यहाँ पे। सबसे पहले और एक बता देता हूँ टॉर्क, तो टॉर्क बता दिया, वर्क डन जो होता है दैट इज पी ई, ठीक है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास। अब टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है दैट इज 2 पाई हमारे पास रूट आई अपॉन हमारे पास इधर पी ई, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पी ई है, डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आई जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास इधर होता है। चलो ठीक है, समझ गए। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने जब हम टॉर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और एक बात, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फिर पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दैट इज ये होता है पोटेंशियल एनर्जी दैट इज पी डॉट ई या फिर पी ई कॉस थीटा, माइनस में होता है ये, माइनस पी ई कॉस थीटा हमारे पास इधर पोटेंशियल आ जाता है। अब पोटेंशियल जी मैक्सिमम कब होगा, डेट इज जो है पोटेंशियल जी मैक्सिमम कब होगा, जो है प्लस पी ई, और यहाँ पे मिनिमम कब होगा, माइनस पी ई। अब माइनस पी ई में हमारे पास जो होता है डेट इज हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है, स्टेबल
इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। और ये होता है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। एंगल क्या है, प्लस पी ई अगर आ रहा है तो 180 है, दोनों हमारे पास जो पी है वो कुछ इस तरह का है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमारे पास यहाँ पे क्योंकि 180 आना है तो दोनों एंटी पैरेलल होंगे। बट इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे पास यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, 0 मतलब यहाँ पे पैरेलल हमारे पास इधर होते हैं, ये पी ई डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमारे पास ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डाइपोल का मैंने सारा आपको जो है सारे यहाँ पे बता दिया, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। गॉट इट बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक बात यहाँ पे मैं बताना भूल गया, चलो नेक्स्ट बात मैं बता दूँ, हाँ नेक्स्ट बात बताते, चलो एक सेकेंड। हमारे पास इधर जो है नेक्स्ट पेज की करता हूँ डिलीट। हाँ चलो आगे देखते हैं हमारे पास यहाँ पे। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, आपको सेशन की पीडीएफ जो है मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको सेशन मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाने वाला है, ऐसा चिंता ना करिए कि मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, ये सेव हो रहा है अपने आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट में। डैट इज़ बराबर हमारे पास यहाँ पे एक होता है मोनोपोल। हमें पता है मोनोपोल में क्या होता है, मोनोपोल में गाइस हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या फिर हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आर स्क्वायर के, और जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल हम अभी पढ़ने वाले हैं, दैट इज आर के बराबर, मतलब जो है प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं डाइपोल की बात करता हूँ तो डाइपोल में हमारे पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, और जो वी है दैट इज पोटेंशियल दैट इज आर स्क्वायर की, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। और एक होता है क्वाड्रापोल, इसके ऊपर भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा तो नहीं मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वाड्रा पोल में गई हमारे पास 4 ऑफकोर्स पोल होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/r4 और v जो है वो 1/r³ के उसमें चलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है जब हमारे पास क्वेश्चन आए तो ये आपको क्वेश्चन कर देना है, ठीक है। तो डाइपोल आपको पता ही है डाइपोल क्या होता है, बट क्वाड्रापोल सिलेबस में नहीं है, बट हाँ गाइस ऑप्शन में आपको घुमा सकते हैं कि डाइपोल क्वाड्रापोल आंसर होगा, ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है हमारे पास यहाँ पे इसमें जो है जेई में, ठीक है। चलिए इतना हो गया, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे पास कुछ कंसेप्ट जो है समझते हैं इधर क्या क्या कंसेप्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है हमारे पास नेक्स्ट गई जो आता है हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन गॉस लॉ। गॉस लॉ होप करता हूँ आपको पता होगा कि जो है सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस का किसके बराबर होता है, क्यू चार्ज इंक्लोज इन इट, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसमें जो है एप्लीकेशन में सबसे पहले जो आता है हमारे पास एप्लीकेशन, सबसे पहले हमें जो ध्यान रखनी है कि स्पीयर, ठीक है। अब अगर हमारे पास चार्ज स्पीयर है, ठीक है, तो चार्ज स्पीयर के केस में हमारे पास जो यहाँ पे आता है क्या, जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपको पता होना चाहिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर ये होता है हमारे पास, आर बराबर जिसमें के क्यू बाई आर जो है स्क्वायर होता है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे अगर मैं आर बराबर आर करता हूँ दैट इज़ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जो कि रेडियस है हमारे पास स्फीयर का, और लेस देन ये है तो यहाँ पे हमारे पास जीरो आता है। अगर हमारे पास शेल है, अगर नॉन कंडक्टिंग है, अगर ये कंडक्टिंग है तो हमारे पास ये होगा, और अगर नॉन कंडक्टिंग है तो हमारे पास अलग जो है यहाँ पे आता है। नॉन कंडक्टिंग के केस में हमारे पास यहाँ पे जो आता है रिजल्ट, ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्या, नॉन कंडक्टिंग के केस में हमारे पास यहाँ पे बाकी दोनों तो सेम ही है, बट इस केस में हमारे पास के क्यू आर अपॉन आर जो है आर क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक जो है लेस देन दिस में हमारे पास ये ध्यान रखना, बाकी दोनों सेम रहता है, ठीक है। ग्राफ पूछा जाता है, ग्राफ हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल और इसका भी पूछा जाता है। तो पोटेंशियल से पहले आपको बता देता हूँ, इधर हमारे पास इसका ग्राफ बता देता हूँ जो कि होगा कुछ इस तरह से। अगर मैं बात करता हूँ स्फीयर जो कंडक्टिंग है तो उसके लिए कैसे ग्राफ होता है हमारे पास यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे ग्राफ रहता है हमारे पास, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 1:1 दिस हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। अगर ये किसके लिए है हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, बट अगर मैं यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग लेता हूँ तो कुछ इस तरह का हमारे पास ग्राफ आता है। कौन सा कैसा ग्राफ आता है, पहले कुछ इस तरह कांस्टेंट बढ़ेगा फिर डिक्रीज होगा, मतलब लीनियरली नहीं हमारे पास ऐसे डिक्रीज होगा। तो ये जो लाइन है वो कितना होता है, डेट इज बराबर हमारे पास ये जो पॉइंट है जो आप कह सकते हो इधर वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास आर जो है ये सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हमारे पास हो जाता है। तो गॉस लॉ उसके एप्लीकेशन, उसमें से 2 एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास होती हैं, और एक एप्लीकेशन है मैं नेक्स्ट पेज में आपको समझाता हूँ वो भी, ठीक है। तो एक सेकेंड थोड़ा सा ये कर देता हूँ मैं रिमूव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो आता है इधर नेक्स्ट कंसेप्ट सिलेंडर का। गॉस लॉ जो सिलेंडर में, सबसे पहले सिलेंडर की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मान लो मेरे पास कोई सिलेंडर है, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से हमारे पास है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो रेडियस जो है हमारे पास सिलेंडर का वो कितना है, हमारे पास रेडियस जो है वो हमारे पास आर मान लीजिए, ठीक है, आर जो है कैपिटल आर माना मैंने। चलो अब अगर मैं सरफेस की बात करता हूँ या फिर कोई पॉइंट हमारे पास है पी पॉइंट,
आर डिस्टेंस में, तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डेट इज़ बराबर के क्यू, या फिर आप जो है डेंसिटी के टर्म्स में याद रखो, ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। दैट इज दिस डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, 2 एप्सिलॉन नॉट और आर, ठीक है। अगर मैं सरफेस की बात करता हूँ यहाँ पे सरफेस में, दैट इज ई, सरफेस में अगर बात करता हूँ मैं, दैट इज बराबर होता है किसके, म्यू आर 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं अंदर की बात करता हूँ, मतलब कोई एक्स डिस्टेंस जाके, आर डिस्टेंस छोटा अंदर अंदर जाके यहाँ पे कोई इस पॉइंट पे, तो ई इनसाइड जो होता है हमारे पास सिलेंडर के केस में, दैट इज बराबर होता है म्यू सॉरी हाँ हमारे पास रो आर और 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो है ये वाली टर्म नहीं आती, आर जो है इधर हो जाता है ये, ठीक है। तो सिलेंडर में आपको गॉस लॉ लगा के इधर होता है, आपको इतना ध्यान नहीं रख, मतलब ध्यान तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं थिन शीट्स की बात करता हूँ, क्या थिन शीट्स अगर मेरे पास है, तो उनके बीच का जो हमारे पास इधर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, डेट इज़ बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। और यहीं पे अगर मैं यहाँ पे दो जो है कैपेसिटर टाइप्स ले लेता हूँ, या दो चार्ज प्लेट्स ले लेता हूँ, कुछ इस तरह से हमारे पास है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इनके बीच जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अंदर, तो डेट इज़ बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। और अगर मैं यहाँ पे थिक शीट लेता हूँ, थिक शीट अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो डेट इज़ बराबर हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है हमारे पास पैरेलल प्लेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और थिन शीट्स में आपको ध्यान रखना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होता है। उसी का हम लोग यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से गाइस ये हमारे पास आता है, जो कि अभी हमारे पास टाइम नहीं, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं मेन मेन कंसेप्ट को, ठीक है। तो गाइस ये हमें ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, ठीक है, पोटेंशियल में, ठीक है। तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ एक बारी, एक सेकेंड गाइस। नेक्स्ट का जो कंसेप्ट आता है वो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो है यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास इधर पोटेंशियल एनर्जी में क्या टॉपिक आता है यहाँ पे, हाँ तो चलिए देखते हैं क्या है पोटेंशियल एनर्जी। होप करता हूँ आपको पता होगा, डेट इज के क्यू अपॉन आर होता है, ठीक है। के क्यू अपॉन आर के बराबर होता है हमारे पास इधर, ठीक है। तो के क्यू अपॉन आर, चलो। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास समेशन जो होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ, तो दैट इज़ बराबर हमारे पास के Q1 Q2, क्योंकि वो पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो एक चार्ज के ऊपर लगाते हैं, तो के Q1 Q2 अपॉन हमारे पास इधर आर होता है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब ऐसे क्वेश्चंस किस में आते हैं हमारे पास, यहाँ पे चार्ज दे देंगे, स्क्वायर में रख देंगे, इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी बता दो, आपको कैलकुलेट करना चाहिए समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे हमारे पास हो जाने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फॉलो, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वी में, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसके बराबर होता है हमारे पास, वर्क डन जो होता है डेट इज होता है क्यू डेल्टा वी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। और इसी में ही हमारे पास आता है क्या, एक और रिलेशन डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डेट इज बराबर होता है डी वी अपॉन डी आर के, ठीक है। और डी ई मान लेना आप, ठीक है, अपॉन डी आर के। इसमें कौन से क्वेश्चन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आ सकता है, एक हो सकता है वी बता दो। अब वी बताने से हमारे पास डी वी जो है वो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमारे पास, और माइनस ऑफ मतलब ऐसे करना आप डी ई अपॉन डी आर, इसका जो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टू गिव हमारे पास यहाँ पे माइनस ऑफ डी वी, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा फॉर गेटिंग हमारे पास वोल्टेज, ये आप पूछा जा सकता है। अब और क्या पूछा जा सकता है हमारे पास यहाँ पे, इस केस में हमारे पास डायरेक्शंस के बारे में आपको ध्यान रखनी हो सकती है, डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हमारे पास वोल्टेज, ठीक है। तो ये आपको एक ध्यान रखना है, ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट भी हम लोग इसे बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अच्छा और एक क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा जा सकता है जो है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, एक सेकेंड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट एनर्जी के ऊपर, ठीक है, एनर्जी। तो इसमें क्या कर देना है हमारे पास, सिंपल जो है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कर देना है किसके बराबर, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। ये लगा के गाइस पूछा जा सकता है कि हमारे पास चार्ज के पार्टिकल्स के ऊपर वेरिएशंस बता दो, तो आपको ये यूज़ करना है पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम का यूज़ यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ करना है टू गेट हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, गॉट इट। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ भी होता है हमारे पास एक, जो किसका, स्पीयर और हमारे पास शेल का। स्पीयर एंड शेल का आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऐसे, और एक होता है हमारे पास कुछ इस तरह से, हमारे पास यहाँ पे ऐसे जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये किसके लिए होता है हमारे पास, स्पीयर के लिए होता है, स्पीयर 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 स्पीयर, और एक होता है सेल सेल शेल और स्पीयर होता है ठीक है। और हमारे पास ये हो गया हमारे पास
गॉट इट, इतना समझ में आना चाहिए, मस्ट है ये, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे इक्विपोटेंट सर्फेस के बारे में पता हो तो ज़्यादा मैं वहाँ पे लोड नहीं ले रहा। जो हमारे पास यहाँ पे कोई भी स्पीयर है, ठीक है, तो स्पीयर के गाइस अगर मैं सरफेस की बात करता हूँ, वी सरफेस दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं वी एक्सटर्नल बात करता हूँ दैट इज बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं वी इंटरनल की बात करता हूँ तो वी इंटरनल भी इसी के बराबर होता है इन केस ऑफ दिस। और अगर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग है तो हमारे पास इसके लिए 1.5 वी एस आता है। कंडक्टिंग शेल के लिए ये है, बट अगर मैं नॉन कंडक्टिंग शेल लेता हूँ तो जो यहाँ पे वी नॉन कंडक्टिंग शेल अगर है, ठीक है, तो हमारे पास वी इंटरनल जो होता है दैट इज 1.5 वी सरफेस, ठीक है। वी सरफेस वही है के क्यू अपर आर स्क्वायर, उसमें 1.5 मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास इधर आ जाने वाले, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वी यही है। उसके बाद हमारे पास ये तो कुछ रिलेशन जो आपको ध्यान रखनी है, ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट की ओर, जो कि हमारे पास आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या क्या आ रहा है देखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे आता है क्या, कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस में सबसे पहले जो पढ़ना होता है दैट इज कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सबको पता होता है बचपन से, दैट इज क्यू बराबर होता है क्यू सी बराबर क्यू अपॉन वी होता है। अब अगर मैं यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की बात करता हूँ दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के बराबर होता है। डाइलेक्ट्रिक के अगर मैं डाल देता हूँ तो के टाइम्स हो जाता है हमारे पास जो है सी इनिशियल, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होता है क्या, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू वी, और होता है हमारे पास क्यू सी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c के बराबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्स ऑन यहाँ पे कैपेसिटर अभी तक पूछा नहीं गया है, कभी भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। फॉर्मूला है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कैपेसिटेंस का हमारे पास सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में हमारे पास कुछ इस तरह का रेजिस्टेंस का पैरेलल जैसे होता है वैसे C1 C2 मतलब 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 ऐसा होगा, और पैरेलल में हमारे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे को वोल्टेज पूछा जाए, ठीक है, वोल्टेज में हमारे पास क्या होता है, दूसरे का यहाँ पे कैपेसिटेंस और वोल्टेज अपॉन C1 प्लस C2। फिर हमारे पास V2 पूछा जाए तो दूसरे का C1 दैट इज दिस कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। अगर हमारे पास यहाँ पे चार्ज पूछा जाए, क्यू पूछा जाए, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस लेना है उसी का कैपेसिटेंस लेना है क्यू C1 प्लस C2, देन Q2 इज टोटल चार्ज C2 टोटल C1 प्लस C2 पता होना चाहिए, ठीक है। देन एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं बात करता हूँ कैपेसिटर, मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें अगर मैं कंडक्टिंग स्लैब डाल देता हूँ तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस आएगा दैट इज सी न्यू की बात करता हूँ दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। ये इतना पूछा नहीं गया, बट यहाँ पे जो है 2023 जनवरी अटेम्प्ट में हमारे पास इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। दैट इज सी न्यू बराबर होता है किसके, हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब के जो है वो आपको डायरेक्टली कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टी जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टी जो है वो क्या है, थिकनेस ऑफ जो है डायलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस यहाँ पे है। ये भी हमारे पास वही है, थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब, वो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मेरे पास कंडक्टिंग ये है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, जो है मान लो ये मेरे पास पैरेलल कैपेसिटर है, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से कंडक्टिंग स्लैब या फिर डायरेक्टली स्लैब जो है इंसर्ट कर दूंगा, तो क्या हमारे पास सी न्यू आएगा। तो आपको दो फॉर्मूले है ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो पढ़ाने लगा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाता है, देखते हैं क्या है टॉपिक, ठीक है। चार्ज शेयरिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चार्ज शेयरिंग में सबसे पहले आता है कि कोई भी अगर हमारे पास यहाँ पे एक कैपेसिटर है उसमें दूसरा कैपेसिटर लगा देता हूँ और मैं जो है सर्किट को चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास एक वोल्टेज जो है कॉमन डेवलप हो जाएगा। तो वी कॉमन का फॉर्मूला क्या जाता है इधर, दैट इज हमारे पास आता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन V1 प्लस V2 C1 प्लस C2, ठीक है। अगर गाइस हमारे पास ये सेम पोलैरिटी के हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है लगाया है, सेम पोलैरिटी अगर है दोनों का, ठीक है, तो हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, ये फॉर्मूला लगाना है। अगर हमारे पास यहाँ पे वन अनचार्ज एक हमारे पास कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज अगर है हमारे पास, ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, जो हमारे पास V2 है उसको क्या कर देना है, 0 कर देना है, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे एक कह सकते हो ऑपोजिट पोलैरिटी का है, अपोजिट पोलैरिटी का अगर हमारे पास है ये जो है कैपेसिटर लगाया हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास V1 जो है उसको नेगेटिव कर देंगे, खत्म बात। तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, V2 या V1 जो उसको अपॉन डिपेंड करता है उसको नेगेटिव कर देना, आपको V1 कर देना, ठीक है, V2 को आप नेगेटिव कर देना, या फिर ऑपोजिट पोलैरिटी किसी को एक आपको यहाँ पे ये कर देना, ठीक है। पूछा जाता है कि हमारे पास यहाँ पे Q फाइनल और Q फाइनल 1 में बता दो कितना है, डेट इज C1 और V कॉमन, ठीक है, और Q फाइनल जो है हमारे पास यहाँ पे 2 का बता दो, ठीक है, मतलब फाइनल जो भी उन्होंने सर्किट कनेक्ट कर दिया तो उसमें कितना आ रहा है, दैट इज V C2 V कॉमन, सिंपल, ठीक है। Q इज इक्वल टू CV होता है, इतना फॉर्मूला पता ही होगा। नेक्स्ट आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी लॉस का फॉर्मूला, ठीक है। एनर्जी लॉस जब हम लोग ये कर रहे हैं तो कितना एनर्जी का लॉस हमारे पास इधर देखने को मिलता है, दैट इज हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, वही सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो होगी अगर हमारे पास सेम पोलैरिटी है,
तो क्या कर देना है, कुछ नहीं करना, सेम ही है, वही फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे अनचार्ज है एक कोई भी कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज है तो V2 को हमारे पास 0 कर देना है। और अगर हमारे पास यहाँ पे एक ऑपोजिट पोलैरिटी है, मतलब एक या दोनों ही ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं अगर हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर देना है, V2 को हमारे पास नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव लेके यहाँ पे इक्वेट करना है, ठीक है। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, देन हमारे पास V कॉमन निकालेंगे तभी जाके ये सब निकलेगा। तो ये दोनों आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा क्वेश्चन गाइस पूछे जा रहे हैं चार्ज शेयरिंग के ऊपर, ठीक है, चार्ज शेयरिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। उसी यहीं पे मैं आपको और एक बात बता देता हूँ, और कभी भी हमारे पास इधर क्या पूछा जाए, एक सेकंड, कभी भी अगर हमारे पास यहाँ पे दे दिया जाए कोई कैपेसिटर है, ठीक है, और इनके बीच जो डायलेक्ट्रिक स्लैब मैंने इंसर्ट किया है कुछ इस तरह से हम लोगों ने इंसर्ट किया परपेंडिकुलरली, ठीक है, परपेंडिकुलर मैंने डायरेक्टली स्लैब को यहाँ पे इंसर्ट, अगर हमें यहाँ पे दिया हुआ है कोई कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट, उसी के अंदर मैंने डायरेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो हमारे पास फंक्शन ऑफ कोई एक्स है, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स कुछ दिया होगा। तो यहाँ पे सिंपल, अगर मेरे को यहाँ पे कैपेसिटर टोटल कैपेसिटी चाहिए तो मेरे को यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल छोटे कैपेसिटेंस को, ठीक है, एक्स डिस्टेंस जाके यहाँ पे इंटीग्रेट करना। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरह का पैरेलल अगर हमारे पास डायरेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया हुआ है तो हमें क्या कर देना है, इधर कैपेसिटेंस टोटल चाहिए, अगर चाहिए मेरे को तो उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या 1/DC को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज पैरेलल हमारे पास यहाँ पे हो जाता है, सॉरी सीरीज हमारे पास यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का 2 पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है, इधर कैसे हमारे पास यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। चार्ज शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर गाइस हमारे पास अब शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर हमारे पास सबसे पहले पता होना चाहिए कि आई बराबर NAV नावेद होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर मैं VD की वैल्यू डाल देता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास VD जो है यहाँ पे E टाउ बाई M होता है, एंड म्यू जो होता है दैट इज मोबिलिटी, वो हमारे पास E टाउ अपॉन M के बराबर होता है। अगर मैं बात करता हूँ रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस हमारे पास R फाइनल बराबर होता है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T होता है, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है अल्फा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, और हमारे पास R जो है कोई बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस में हमारे पास सीरीज में अगर लगाते हैं तो R1 प्लस R2, पैरेलल में R1 अपॉन R1 R2 R1 प्लस R2 हो जाएगा। अगर मेरे को यहाँ पे I1 और I2 निकालना है तो उसी का करंट, मतलब दूसरे का रेजिस्टेंस अपॉन दिस एंड देन I2 में दिस, तो कैपेसिटेंस का पूरा ही उल्टा हो जाएगा इधर, ठीक है। और V1 हमारे पास R1 मतलब सेम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी सारे जो है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं चार्जिंग की बात करता हूँ, वोल्टेज आता है गाइस हमारे पास इधर कुछ इस तरह का, ये होता है EMF, प्लस आया जब डिस्चार्ज हो रहा हूँ, एंड माइनस आया जब, सॉरी, माइनस आया डिस्चार्ज के केस में, एंड प्लस IR चार्जिंग के केस में। यार पावर मैक्सिमम कब होता है, जब R एक्सटर्नल जो है वो R इंटरनल के बराबर हो जाए, जो कि आप कुछ इस तरह ग्राफ भी ध्यान रखना, क्या कितना होता है वैल्यू, E² अपॉन 4R के बराबर होता है जब पावर मैक्सिमम होती है। RC एंड RL सर्किट में क्या होता है, अगर T बराबर 0 है तो हमारे पास कैपेसिटेंस को चेंज कर देना है, शॉर्ट मतलब एक शॉर्ट सर्किट में, और अगर इंडक्टर है तो उसे ओपन सर्किट कर देना है, ठीक है। और टाइम बराबर इन्फिनिटी है, दैट इज स्टेडी स्टेट, तो उसमें क्या हो जाएगा, उल्टा काम करेगा, कैपेसिटेंस जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाए, मतलब ओपन वायर हो जाएगा, एंड जो इंडक्टर है वो हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। पावर रेटेड अगर कभी निकालना हो तो दैट इज V² अपॉन R वायर होता है, ठीक है। इसको यूज़ करना तो आपका सारा हो जाएगा इधर काम। तो ये हमारे पास क्या हो गया इधर, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी जो मेन कंसेप्ट से मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब जो आता है नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, ठीक है, तो वो भी देखते हैं क्या है इधर। तो चलिए गाइस स्टार्ट करता हूँ अपना मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोई भी रिंग में हमारे पास एक्सियल पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज μ0 I R² अपॉन 2R² प्लस x² 3/2, ये और B सेंटर में सबसे मैक्सिमम होती है। ग्राफ कुछ इस तरह का हमारे पास होता है, ठीक है, B और इसका। देन फोर्स एनालिसिस की बात करता हूँ, उससे पहले आर्क की अगर मैं बात करूँ, कोई भी आर्क है, ठीक है, जैसे उन्होंने इसी का था यहाँ पे जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था 2 की लैम्डा बाई जो है R था, ठीक है, और साइन थीटा बाई 2, तो इसमें हमारे पास μ0I 2R 3θ/360 जो भी थीटा यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर अगर मेरे पास इधर है, उसमें अगर मैं निकालना चाहूँ तो B जो होता है दैट इज μ0I 4πr sin थीटा 1 sin थीटा 2। और दिन आता है फोर्स एनालिसिस। अगर मैं कोई भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में डाल देता हूँ तो गाइस हमारे पास यहाँ पे QVB sin थीटा यहाँ पे एक फोर्स लगता है। अगर थीटा 90 डिग्री है दैट इज वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन हमारे पास QVB फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसी पोजीशन में जब QVB हो जाता है तो वर्क डन जो है 0 होता है, स्पीड जो है कांस्टेंट हो जाती है, एंड हमारे पास इधर रेडियस जो है फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडियस का फॉर्मूला आता है RMV अपॉन QB, टाइम पीरियड होता है 2πm अपॉन QB के बराबर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स का भी यहाँ पे V cos थीटा, जब हेलिकल स्ट्रक्चर आता है, जब कोई भी एंगल में थ्रो करता हूँ चार्ज पार्टिकल को, V cos थीटा 2πm अपॉन QB के बराबर आता है। वेलोसिटी सिलेक्टर दैट इज V बराबर E बाई B, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन B वेलोसिटी सिलेक्टर होता है। ट्राजेक्टरी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे शिफ्ट
और वर्टिकल शिफ्ट और मतलब एंगल पूछा जाता है। एंगल पूछा जाता है कोई भी, अगर मैं चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करता हूँ तो ये डिवीट होकर वेलोसिटी v से निकलता है, जो कि एंगल बनाता है अल्फा। तो वो एंगल ऑफ डिवीजन दैट इज अल्फा, वो क्या होता है साइन अल्फा d/r करके हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्टिकल शिफ्ट पूछा जाए तो r दैट इज कितना, वो r रेडियस ऑफ वो बना निकालेंगे और 1 माइनस कॉस अल्फा यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल शिफ्ट भी निकालेगा। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर में जो फोर्स एक्ट होता है वो हमारे पास कितना होता है, दैट इज बिल साइन थीटा, दैट इज BIL साइन थीटा के बराबर होता है। और अगर कोई भी दो हमारे पास पैरेलल यहाँ पे कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें करंट जा रहा है, उसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है, म्यू नॉट I1 I2, ये देख सकते हो उधर, ठीक है। म्यू नॉट I1 I2 2πd के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, जो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, मैग्नेटिज्म भी यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं वो क्या हो जाएगा इधर हमारे पास, नेक्स्ट EMI, ठीक है। तो वो भी हम लोग देखेंगे उसमें क्या क्या कंसेप्ट हैं। इस EMI से पहले मैं यहाँ पे मैग्नेटिज्म एंड मैटर समझा देता हूँ। मैग्नेटिज्म मैटर में सबसे पहले आपको म्यू रिलेटिव पता होना चाहिए, दैट इज म्यू मीडियम में अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। उसके बाद जो है मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी, ये कितना जो है मैग्नेटाइज हो सकता है, इजीनेस ऑफ अ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। फिर आता है ये हमारे पास I/H के बराबर होता है। देन म्यू आर जो है 1I प्लस एक यहाँ पे काई के बराबर होता है, एंड H जो है वो हमारे पास इसके बराबर होता है, दैट इज मैग्नेटिज्म इंटेंसिटी हमारे पास इनटू n, ठीक है। चलो, देन अगर कोई मैग्नेट, मैं इसे बेंड कर देता हूँ यहाँ पे -m + m, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो आ जाएगा, कोई नया जो न्यू आएगा, दैट इज ये आएगा 2mr sin θ/2। हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे अगर कोई भी, ये जो है सबसे पहला पॉइंट ये वाला दिखा देता हूँ आपको, ये वाला पॉइंट, हाँ, ये जो गाइस जहाँ पे टच कर रहा है ऊपर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी, क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। और ये जो यहाँ पे टच कर रहा है कहाँ पे, हमारे पास इस जगह में, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कोएर्सिटिविटी, ठीक है। तो दोनों का मतलब क्या होता है गाइस, हमारे पास कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर कोई भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि सॉफ्ट मैग्नेट होता है, सॉफ्ट, ठीक है। तो दो इसकी जो है हमारे पास लो रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी होती है। और अगर कोई भी हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है, जिसे हम लोग हार्ड मैग्नेट भी बोलते हैं, मैग्नेट है जो कि हार्ड मैग्नेट होता है, तो उसको उसकी जो है हमारे पास हाई रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी होती है, ठीक है। चलो ठीक है। दूसरी बात ये हमारे पास ये जो होती हैं जनरेटर्स में ज़्यादा यूज होता है, परमानेंट जनरेटर्स में यहाँ पे यूज़ होता है। तो जनरेटर्स का हाई कोएर्सिविटी एंड जो है रिलेटिविटी होता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, तो ट्रांसफार्मर्स होते हैं इसमें, तो ट्रांसफार्मर्स का जो है लो रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिटिविटी हमारे पास इधर होता है, ठीक है। गॉट इट। तो ये आपको जो पॉइंट्स ध्यान रखनी है जो कि हमारे पास आती है, ठीक है। और नेक्स्ट करने वाले हैं EMI गाइस, यहाँ पे दो फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि दो फॉर्मूले में ही हमारे पास हो जाएगा। तो मैं बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इधर, एक सेकेंड। एक तो गाइस आपको पता होना चाहिए EMI में, आपको जब मैं शुरू कर रहा हूँ इधर, ठीक है, EMI में सबसे पहले कोई भी अगर मेरे पास रॉड है, तो उन रॉड के बीच में सबसे पहले हमारे पास EMF जो डेवलप होता है, इंड्यूस EMF, दैट इज BLV। L जो है वो L बराबर होता है L इफेक्टिव के इफेक्टिव हमें लेंथ लेना होता है। और कभी भी हमारे पास यहाँ पे एक जो है ओमेगा से हम लोग यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास रॉड है जिसे हम लोग ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगुलर ये आता है दैट इज बराबर होता है हमारे पास, रोटेटिंग रॉड में अगर होता है दैट इज BL² ω/2 के बराबर यहाँ पे आ जाता है। दोनों ही हमारे पास इंड्यूस होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ EMF के बारे में, तो दैट इज d∅/dt होता है, ये सबको पता होता है, ठीक है। d∅/dt के यहाँ पे बराबर होता है हमारे पास, ठीक है। और d∅/dt के बराबर दैट इज dB/dt के बराबर होता है, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स होता है B/A cos थीटा। तो अगर दोनों ये हैं तो cos थीटा आप ले सकते हो, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये भी आपको लेना होगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे EMI आ गया, तो मेरे को करंट चाहिए इंड्यूस जो हुआ है, दैट इज बराबर हुआ किसके, हमारे पास EMF इंड्यूस और R के, ठीक है। तो दैट इज बराबर d∅/dt R, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जो EMF बैक EMF जिसे बोलते हैं, बैक EMF, ठीक है, दैट इज होता है L d∅/dt के, सॉरी di/dt के, ठीक है, अपॉन dt के। चलो, ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखनी होती है। अगर हमारे पास इधर क्या होता है, एक सेकेंड, अगर हमारे पास ये जो d∅/dt है, ये अगर हमारे पास क्या होता है, केस 1, दो केसेस आती है इधर। सबसे पहला केस, अगर हमारे पास ये दो है, इंडक्टर जो लगा हुआ है वो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और ये करंट जो है इंक्रीज हो रहा है, ये आई जो है इंक्रीज विद टाइम, तो क्या कर देना है हमें, इधर जो है लगा क्या देना है, इधर हमारे पास सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी हमारे पास होगा, और ये EMF यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ से निकाला है वो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है।
अगर हमारे पास यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, क्या होगा, करंट डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव सर्किट हमारे पास लगाना है। इफ़ करंट जो है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, डिक्रीज विद टाइम, तो यहाँ पे ईएमएफ जो है वही लगेगा सिंपल, जो हमारे पास डिक्रीज होकर आया होगा वही हमें लगा देना है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन हमारे पास इंडक्टर, स्टोर्ड इन अ इंडक्टर वो किसके बराबर होता है, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर के बराबर होता है। और यहीं पे अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करता हूँ, क्या एनर्जी डेंसिटी की, तो डेट इज हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मतलब एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेट इज बराबर होता है किसके, हमारे पास हाफ म्यू नॉट एम स्क्वायर आई स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान तो रखना ही है ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। और एक होता है यहाँ पर तुम समझा देता हूँ, ठीक है, कि ये जो करंट निकल के आया है हमारे पास, अगर मैं फोर्स जो BLV आया था हमारे पास, EMF जो है वो BLV आया था, अगर मैं यहीं पे फोर्स निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डेट इज़ बराबर होगा B स्क्वायर L स्क्वायर B अपॉन R के बराबर हो जाने वाला है, ठीक है। और अगर मैं पावर बात करता हूँ, पावर जो होगा एक्सटर्नल पावर, डेट इज़ होगा हमारे पास कितना, EMF का स्क्वायर कर दो, डेट इज़ BLV का पूरा स्क्वायर अपॉन R कर देना, ठीक है, क्योंकि V स्क्वायर अपॉन R होता है। चलो ठीक है, ये आप कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास EMF का कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट देखेंगे AC में क्या क्या कंसेप्ट आती है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। तो गाइज AC में जो आपको पता होना चाहिए, जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से। सबसे पहले AC हम लोग करते हैं। AC में सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए, पावर फैक्टर से पहले नहीं, हम लोग और क्या देखेंगे इधर हमारे पास, हाँ, V बराबर होता है I, ठीक है, और R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है, फॉर किसके लिए, RLC सर्किट के लिए, RLC सर्किट के लिए, ठीक है। और वह ये जो होता है हमारे पास, ये इम्पीडेंस के बराबर होता है, ठीक है, क्या होता है, इम्पीडेंस के बराबर होता है, इम्पीडेंस के बराबर होता है, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, Z बोलते हैं इसे, Z, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है, इधर हमारे पास जो है रेजोनेंस की जो कंडीशन होती है, ठीक है, रेजोनेंस की जो कंडीशन हमारे पास इधर आ जाती है वो क्या होती है, जब हमारे पास XL बराबर हो जाता है किसके, XL बराबर हो जाता है XC के, तो 1 ओमेगा L जो है वो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओमेगा आता है, ओमेगा आता है वो होता है हमारे पास रूट में LC, क्या होता है, रूट में L अपॉन C, ये होता है रेजोनेंस का कंडीशन, ठीक है। अब ये अगर आ गया हमारे पास रेजोनेंस का कंडीशन, हमारे पास एक होता है पावर जो है क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन R रूट ऑफ LC, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये हो गया। अब बात करते हैं हमारे पास एक पावर फैक्टर भी होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, दैट इज cos फाई। अब cos फाई किसके बराबर होता है ना, वो हमारे पास होता है R/Z के बराबर होता है, ठीक है, R/Z के बराबर होता है। तो आप जो भी होगा, अगर RL सर्किट है तो वो हमारे पास Z उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, तो R/Z के बराबर होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं पावर बात करता हूँ, दैट इज PVRMS IRMS, ठीक है, और cos फाई के बराबर होता है, जो कि हमारे पास क्या है, पावर फैक्टर है, ठीक है। तो ये भी आपको एक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। रेजोनेंस की कंडीशन ध्यान रखनी है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है वो ध्यान रखना है। एंड हमारे पास यहाँ पे बेसिकली जो है कुछ पॉइंट जो मेन है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। और क्या बच रहा है, एक आपको ध्यान रखना है कि जो ग्राफ, एक किसका ग्राफ, रेजोनेंस में कैसा ग्राफ होता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे I और ओमेगा R की, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का हमारे पास ग्राफ होता है, ठीक है। और ये ग्राफ जो है हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हाईएस्ट कब होता है, जब हमारे पास ओमेगा R हो जाता है, ठीक है, ओमेगा R के बराबर जब होता है, दैट इज XL होता है किसके, XC की। ओमेगा R क्या है, रेजोनेंस की जो है ओमेगा कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस साइड में लेफ्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कैपेसिटर जो डोमिनेंट हो जाता है, कैपेसिटर जो है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। और डोमिनेंट अगर होगा तो हमारे पास XL जो है वो कम होगा XC से, और इस केस में इंडक्टर डोमिनेंट होता है तो XL जो है वो ज़्यादा होगा XC से, खत्म, ठीक है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स है ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोगों ने बता दिया आपको क्या क्या होता है, बेसिकली सारे पॉइंट्स डिस्कस करें हैं हम लोग। आप कुछ तो फेजेस खुद से पढ़ना होगा, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, LC ऑसिलेशंस, वो मैं नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ आपको, ठीक है, नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ आपको अच्छे से, बिल्कुल। चलिए गाइस, देखते हैं हमारे पास यहाँ पे LC ऑसिलेशन में क्या है, ठीक है। LC ऑसिलेशन में गाइस मतलब क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली जो है
चार्ज और यहाँ पे इंडक्टर की बात हो रही है, ठीक है, कैपेसिटर के साथ, ठीक है। एलसी मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर, इन दोनों की बात होती है। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है, ठीक है, तो एक होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन होता है, ठीक है, बट वो इतना लाइक डैम्प्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन लिख देता हूँ। अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, बट इसका एक क्वेश्चन आया, वो मैं उसका वेराइटी आपको बता देता हूँ। क्या है वेराइटी? जो है क्यू आता है ना, वो होता है क्यू ई माइनस हमारे पास आर टी अपॉन 2L, ठीक है, साइन भयंकर सा इक्वेशन है, ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट, ये देखो आपको ना एक एसएचएम का इक्वेशन दिख रहा हो, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स जो है रिप्लेस कर रहा हूँ 2 से, जो आर है वो रिप्लेस होता है हमारे पास बी से, और जो हमारे पास यहाँ पे एल है वो रिप्लेस होता है किससे, एम से, रिप्लेस होता है एम से, या फिर मैंने उल्टा लिख दिया, चलो क्यू जो है वो ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स है वो क्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब ये हो रहा है, देन बी जो था वहाँ पे, तो ये हो रहा है हमारे पास यहाँ पे आर, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास एम था वहाँ पे मास दैट इज बराबर हो जाता है एल के, और यहाँ पे 1/c जो है, सॉरी 1/c क्या, जो हमारे पास के था वो हो जाता है 1/c के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाता है। यहीं पे मैं आपको ए एम वेव्स भी समझा देता हूँ। ई एम वेव्स, वेव्स है भाई, और कुछ मत समझना, ठीक है, वेव्स होता है। ये वेव्स में सबसे पहले हमारे पास जो आता है इधर क्या है कि एक तो आपको ध्यान रखना है ई बराबर ई अपॉन बी लिख देता हूँ गाइस, नहीं तो कुछ और समझ लोगे आप, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास इधर, ठीक है, दैट इज सी हमारे पास इसके बराबर होता है। जो ये होता है फिर ई एम वेव का वेलोसिटी दैट इज 1 अपॉन, मतलब 1/1 रूट में म्यू नॉट ई नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, दैट इज बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट के, दैट इज 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास म्यू आर ई आर एप्सिलॉन नॉट आर के रूट में, ठीक है। दोनों जो है हमारे पास ई एफ परपेंडिकुलर होता है, ई जो है परपेंडिकुलर होता है हमारे पास बी के। और फिर मैं यहाँ पे एक चीज़ समझा देता हूँ, यहाँ पे इंटेंसिटी, हाँ, इंटेंसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट सी का ई का स्क्वायर, ठीक है, ई आर एम एस का स्क्वायर होगा, ये आर एम एस का स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो कि हाफ यहाँ पे बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये इंटेंसिटी था, ठीक है, ये इंटेंसिटी हमारे पास इसका ऑर्डर होता है, यहाँ पे सी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो सी मल्टीप्लाई इधर हो जाता है, और ये हमारे पास इधर रहते हैं, जो हमारे पास एनर्जी रहता है उसमें आपको सी का जो टर्म है वो हटा देना है, दोनों सेम हमारे पास इधर होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट जो आपको बताना चाहूँगा इधर, कि जो हमारे पास ओमेगा होता है दैट इज के वी के बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कभी भी वेलोसिटी पूछा जाए दैट इज ओमेगा अपॉन के बराबर लिख सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ क्या, ओमेगा अपॉन के, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया एक चीज़ पॉइंट जो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई भी हमारे पास इधर क्या है, वाई बराबर इधर है हमारे पास वाई बराबर कुछ भी, अगर मैं वेव का इक्वेशन लिखता हूँ, है ना, वेव का कोई भी इक्वेशन मैं लिखता हूँ इधर, क्या मतलब समझ में आएगा, तो वो क्या इधर बताता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा इधर। फॉर एग्जांपल वाई नहीं, मैं क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लिख देता हूँ ई नॉट, ठीक है, और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या फिर यहाँ पे के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कुछ दिया हुआ जे कैप दे दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या बोलता है, जो ये साइन है, ठीक है, वो हमारे पास बोलता है अगर प्लस है तो डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, मतलब डायरेक्शन जो है नेगेटिव टाइम है। एक्स जो है वो क्या है हमारा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये देखो ये क्या हो जाता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ये जे कैप जो है वो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। ये क्या है हमारे पास, डायरेक्शन किस तरफ है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमारे पास उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें पता चल गया कुछ। और ये जो ई नॉट होता है वो आपको सब पता होता है, एम्पलीट्यूड होता है, ये तो सबको पता ही है, बेसिकली एम्पलीट्यूड के बराबर हमारे पास ये हो जाता है। तो ये था ईएम वेव के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और एलसी ऑसिलेशन भी, एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है वो भी मैंने लगभग आपको बता दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है और हमारे पास इधर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स सबसे पहले जो आता है दैट इज TIR, ठीक है, क्या आता है रे ऑप्टिक्स, शुरू करने जा रहे हैं हम लोग अपना, ठीक है। तो उसमें भी हमारे पास जो सबसे पहले आता है दैट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशन क्या होती है हमारे पास इधर, कंडीशन जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दैट इज आई जो है मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर या बड़ा होना चाहिए थीटा सी से, तब जाके हमारे पास इधर होता है। एंड हमारे पास जो है जो रे है जैसे लाइट पास टू डेंसर टू रेयर मीडियम, हमारे पास इधर पास होनी चाहिए लाइट, ठीक है। तो होता क्या है, ये हमारे पास एक पूछा जाता है, और दूसरा हमारे पास क्या है साइन थीटा, या फिर जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा सी,
जो क्रिटिकल एंगल है जिसे हम बोल देते हैं, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, डेट इज बराबर होता है साइन इनवर्स म्यू आर, डेट इज रेयर, मतलब 1 ले लेना क्योंकि अगर रेयर में है तो, अपॉन म्यू डी, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है एंगल ऑफ ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इधर जो आता है डेट इज यहाँ पे एस्केपिंग ऑफ लाइट फ्रॉम दिस, ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंटेनर है, यहाँ से मैंने एक लाइट रख दिया सोर्स, तो कुछ इस तरह का हमारे पास जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये हो गया हमारे पास, कुछ इस तरह का जो है यहाँ पे चले जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये हमारे पास पूछा जाता है, तो एरिया जो है या फिर रेडियस, एरिया तो पाई आर स्क्वायर कर देना, तो रेडियस जो होता है डी म्यू आर, इट इज डी म्यू आर म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर, ठीक है, का रूट हमारे पास इधर होता है, ठीक है। दूसरी बात ये हमारे पास और क्या पूछा जाता है इधर से, एरिया पाई का जो है मल्टीप्लाई कर देना और इसका स्क्वायर कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा, तो रेडियस हो जाता है। और एक बोलते हैं पावर, पावर जो है इफेक्टिव इधर से कितना जा सकता है, दैट इज पी नॉट बाई 2, ठीक है, 1 माइनस म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर का जो है यहाँ पे रूट अपॉन में हमारे पास म्यू डी, दैट इज डेंसर मीडियम जो है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये पूछा जाता है। देन आता है कंसेप्ट हमारे पास प्रिज्म का, ये हो गया हमारे पास। देन आता है प्रिज्म का कंसेप्ट, प्रिज्म का कंसेप्ट में सबसे पहले आता है क्या हमारे पास इधर R1 प्लस R2 जो होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है, एंड डेल्टा दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन बराबर होता है I प्लस E माइनस ए के। अगर मैं यहाँ पे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पूछता हूँ तो डैट इज बराबर हो जाता है किसके, मिनिमम एंगल डेविएशन जो है वो किसके बराबर होता है हमारे पास इधर 2i, दैट इज 2i माइनस ए के। और यहीं से हमारे पास म्यू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है, दैट इज साइन डेल्टा मिन प्लस ए अपॉन 2 डिवाइड बाई एंगल ऑफ जो है यहाँ पे प्रिज्म बाई 2, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास होता है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास कुछ इस तरह का इधर आ जाता है, जो है डेल्टा मिन 2i माइनस ए होता है थिन प्रिज्म के लिए। फॉर थिन प्रिज्म यही डेल्टा जो है वो किसके बराबर हो जाता है, दैट इज बराबर हो जाता है म्यू माइनस 1 और ए जो है 0 से 5 डिग्री तक जो है ये होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आता है इधर नेक्स्ट दैट इज डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, इसका जो फॉर्मूला आता है गाइस वो क्या है, ए डैश दैट इज बराबर हो जाएगा हमारे पास म्यू येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन येलो लाइट जो दूसरे वाले में है उसका म्यू डैश, मतलब डैश होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, माइनस 1 और एंगल ऑफ प्रिज्म, दो एंगल्स प्रिज्म से निकल रहा है ना, तो उसके लिए हमारे पास ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो यूज़ होता है हमारे पास इधर दैट इज़ अगर मान लो हमारे पास रिफ्रैक्टिव जो है सरफेस, रिफ्रैक्शन हो रहा है सरफेस से, तो यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होता है डैट इज़ बराबर किसके होता है, म्यू फाइनल माइनस यहाँ पे वी माइनस म्यू इनिशियल अपॉन यू बराबर होता है किसके, म्यू फाइनल माइनस म्यू इनिशियल अपॉन आर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक सेकंड मैं सेव कर देता हूँ इसे, है ना। नेक्स्ट गाइस जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ शिफ्ट एंड एपरेंट डेप्थ। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो अगर डेंसर मीडियम में है, ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला आता है हमारे पास एच एपरेंट या एच एपरेंट या डी एपरेंट, एपरेंट डेप्थ जो होता है डेट इज होता है हमारे पास डी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट जो है इसमें है 1 माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डी, ठीक है, 1 माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डी, चलो ये हो गया। और अगर हमारे पास इधर क्या है, ये हो गया। और अगर हमारे पास डी सॉरी ये हो गया हमारे पास शिफ्ट, ठीक है, तो मैंने गलती से इधर ना एक सेकेंड, ये हो गया हमारे पास म्यू आर म्यू डी होगा, और शिफ्ट जो होता है वो हमारे पास 1 ऐड हो जाता है इसमें, 1 माइनस होगा, ठीक है, डेट इज़ 1 माइनस दिस, तो हमारे पास इधर क्या हो जाएगा ना, डी अगर शिफ्ट निकालना है तो ये होता है डी माइनस डी एपरेंट, तो आप माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस वाला टर्म आ जाएगा। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में है तो एच एपरेंट निकलता है, तो यहाँ पे एच एपरेंट जो होता है डेट इज होता है सिंपल एच और म्यू डी उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है म्यू आर की, ठीक है। अगर मैं स्लैब्स की बात करता हूँ इधर, स्लैब्स के बीच जो होता है डेट इज़ म्यू, यहाँ पे डी अपॉन म्यू, डी एपरेंट जो होता है स्लैब्स में डेट इज़ डी अपॉन म्यू के बराबर होता है, एंड वो ऑलरेडी आप निकाल सकते हो क्या, डी शिफ्ट इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ क्या निकलता है, थिकनेस ऑफ स्लैब माइनस वन अपॉन म्यू, अगर मैं रेयर मीडियम की बात करता हूँ जो कि एयर है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, तो उसमें क्या होता है 1 अपॉन एफ बराबर होता है किसके, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 आर 1 अपॉन आर वन का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस सॉरी आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू,
स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, गॉट इट। तो ये हो गया हमारे पास। ये आपको ध्यान रखना, बाई कॉन्वेक्स अगर है, बाई कॉन्वेक्स अगर मेरे पास लेंस है, ठीक है, और बाई कॉन्वेक्स में भी हमारे पास इधर जो है कन्वर्जिंग अगर है, R1 बराबर R2 है, ठीक है, तो हमारे पास f जो हो जाएगा डेट इज 2/2 म्यू माइनस 1 के बराबर हो जाता है इधर, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, वो भी कॉन्वेक्स मतलब प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स अगर है हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा R2 लेना है दूसरे वाले का, म्यू माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर है तो दोनों के लिए हमारे पास ये ध्यान रखना है, कॉन्केव के लिए माइनस वाला टर्म जो है वो ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। देन अगर मेरे पास यहाँ पे म्यू एल जो है यहाँ पे अगर लेस है म्यू एस से, ठीक है, तो कॉन्वेक्स जो है वो डाइवर्जिंग हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करने लगता है, और कॉन्वेक्स जो है, कॉन्वेकेव जो है वो हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। तो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो वो नॉर्मली बिहेव करता है, जैसे कन्वेक्स जो है वो कन्वर्जिंग होगा एंड कॉन्केव जो है वो डाइवर्जिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट आता है कुछ वेरिएशंस, कैसे हम लोग को वेरिएशंस यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट कुछ वेरिएशंस आती है, अगर मेरे पास लेंस है, मैं अगर इसे ऐसे तोड़ता हूँ, अगर ऐसे कट कर देता हूँ, तो हमारे पास फोकल लेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, और अगर मैं ऐसे तोड़ता हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, सॉरी हाँ वर्टिकली, सॉरी, तो यहाँ पे 2f हमारे पास यहाँ पे फोकल लेंथ हो जाने वाला है। उसके बाद हमारे पास इधर आता है कि अगर मैं दोनों को चिपका के रख देता हूँ, दो लेंस को, तो हमारे पास f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 आता है। दोनों को एक डिस्टेंस d में अगर मैं पुट करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्मूला आता है, -d/f1f2 आ जाएगा एक जो है फैक्टर। और अगर मैं इसके बीच कोई भी मीडियम भर देता हूँ तो यहाँ पे 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/μ1 का एक टर्म यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट हमारे पास और क्या है, नेक्स्ट जो गाइस हमारे पास आता है डेट इज माइक्रोस्कोप्स एंड इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अच्छे से। इसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को मैं समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है, सारे फॉर्मूलाज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास सबसे पहले जो आता है, ठीक है, पहले आता है सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला आता है डेट इज बराबर होता है किसके, हमारे पास m जो है हमारे पास आता है मैग्निफिकेशन, दैट इज 1 प्लस d/f। अगर ये हमारे पास क्या है, d डिस्टेंस में है, d डिस्टेंस में, दैट इज हमारे पास क्लोजेस्ट अप्रोच में, ठीक है। एंड अगर हमारे पास इन्फिनाइट में इमेज बन रहा है, दैट इज d/f, यहाँ पे मैग्निफिकेशन आ जाएगा। d किसके होता है हमारे पास, फार पॉइंट, दैट इज 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। चल नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है इधर, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास इधर क्या जाता है, इधर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर हमारे पास इमेज जो है नियर पॉइंट में बन रहा है, इमेज नियर पॉइंट में अगर है, दैट इज डी डिस्टेंस में, तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन आता है दैट इज -v/u, दैट इज माइनस, एक सेकेंड, माइनस वी जो डी में बन रहा है, दैट इज -v/u 1 प्लस d/f जो है हमारे पास आई पीस का, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे -l/fe 1 प्लस d/fe का, अगर हमारे पास ये जो है नियर पॉइंट में बन रहा है तो, ठीक है। अगर हमारे पास ये जो है फार पॉइंट में बन रहा है इन्फिनाइट में, तो हमारे पास इधर -v/d/u/fe, और इसे हम लोग मतलब जो है इसे अप्रॉक्सीमेटली LD/FOFE कर सकते हैं, ठीक है। देन लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब कितना होता है, डेट इज होता है हमारे पास, अगर ये है नियर पॉइंट में, तो नियर पॉइंट में हमारे पास L जो होता है डेट इज UF ऑब्जेक्टिव वाला अपॉन हमारे पास U-FO, ठीक है, प्लस D/FE, D+FE, ठीक है। एंड अगर यही हमारे पास यहाँ पे इन्फिनाइट में है लेंथ, अगर हमारे पास इन्फिनाइट में इमेज बन रहा है तो हमारे पास अगर लेंथ जो हो जाएगा डेट इज L बराबर UFO U-FE FO सॉरी प्लस FE हमारे पास हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और टेलीस्कोप हम लोग नेक्स्ट पेज में यहाँ पे देखते हैं, तो ये आपको फॉर्मूला जो है ध्यान रखना है, FOFE आई पीस और जो है फोकल लेंथ का हमारे पास इधर इमेज का ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हमारे पास टेलीस्कोप, मैंने बताया था आपको टेलीस्कोप आता है। अब टेलीस्कोप में हमारे पास कैसे जो है यहाँ पे मैग्नीफिकेशन निकालना होता है वो देख लेंगे, ठीक है। तो टेलीस्कोप में सबसे पहले हमारे पास अगर MP डिस्टेंस नियर पॉइंट में निकाल रहा हूँ तो डेट इज -FOFE 1 प्लस FE 1 प्लस FE और D होता है, ठीक है। और अगर मैं इन्फिनाइट में निकाल रहा हूँ
तो डेट इज बराबर माइनस एफ ओ एफ ई, ठीक है, माइनस एफ ओ एफ ई नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमारे पास ये फॉलो होता है। लेंथ ऑफ ट्यूब भी यहाँ पे बहुत इजी होता है। लेंथ ऑफ ट्यूब जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, अगर हमारे पास ये डिस्टेंस पे न्यूर पॉइंट पे है, दैट इज एल बराबर एफ ओ प्लस डी एफ ई, और यहाँ पे डी प्लस एफ ई, और यहाँ पे अगर इन्फिनाइट है तो डैट हमारे पास एल जो होगा डेट इज एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ फॉर्मूले से जो कि आपको ध्यान रखना है इधर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ रे ऑप्टिक्स भी खत्म होता है। नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या है हमारे पास इधर, दैट इज हमारे पास वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स एंड खत्म, ठीक है। तो चलिए गए शुरू करते हैं अपना वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले आपको रिजल्टेंट जो है हमारे पास इधर एम्पलीट्यूड, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला कुछ इस तरह का हमारे पास इधर आ जाता है। क्या आ जाता है इधर, एक सेकेंड, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला आ जाता है इधर, ठीक है, डेट इज A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, जो भी दो हमारे पास वेव हैं उनकी एम्पलीट्यूड का जो है स्क्वायर, 2A1 A2 कॉस थीटा उनका रूट, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी का भी आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये कर देता हूँ मैं, ठीक है। कुछ फॉर्मुलेज गाइस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। उसके बाद आई मैक्स और आई मीन, ठीक है, उनका जो रेशियो है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आई मैक्स और आई मीन का जो है रेशियो कितना है। डेट इज बराबर आई मैक्स और आई मीन जो है बराबर होते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 के। आई मैक्स जो होता है डेट इज रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, और आई मीन जो होता है डेट इज रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इनका रेशियो ले लेंगे डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मैं एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिखूँ तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है। अगर मैं I1 और I2 की वैल्यू जो है वो सेम ले लेता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास आई मैक्स का एक फॉर्मूला आता है कुछ इस तरह से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये हमारे पास इधर आता है कि जो है हमारे पास फेज डिफरेंस होता है किसके, 2 पाई बाई लैम्डा पाथ डिफरेंस के। 2 पाई बाई लैम्डा क्या है, डेट इज के बराबर ये होता है हमारे पास, ठीक है। डेल्टा एक्स जो होता है डेट इज एन लैम्डा अगर है तो डेट इज कंस्ट्रक्टिव होता है, एन लैम्डा है अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव, क्या होता है कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है। एक सेकेंड, ये के होता है, ये जो है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव होता है अगर एन लैम्डा है तो, ये होता है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास फेज डिफरेंस 2n पाई और 2n माइनस पाई जो है डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव के लिए रेस्पेक्टिवली होता है। देन हमारे पास आता है वाईडीएससी में आपको पता ही होगा कि जो हमारे पास शिफ्ट है वो dx अपॉन डी से हम लोग निकालते हैं, और या फिर अगर स्मॉल एंगल हम लोग अज्यूम कर ले तो डी साइन थीटा हम लोग ले सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इधर फाई की कितना आ जाएगा, डेट इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो कितना आता है 2 पाई बाई लैम्डा, हमने अभी देखा था। और जो पाथ डिफरेंस हम लोगों ने अभी निकाला dx अपॉन डी, तो वो हम लोग पुट कर देंगे इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाता है। अगर मैं इंटेंसिटी का ये जो फॉर्मूला है इसमें मैं 5/2 फाई जो निकला है उसको पुट कर देता हूँ, तो इंटेंसिटी मेरे को सेंट्रल फ्रिंज जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का है वो मेरे को मिल जाएगा, एंड दैट इज बराबर हमारे पास, अगर सेंट्रल फ्रिंज की बात करता हूँ मैं तो दैट विल भी हमारे पास 4I0 होता है। अगर मैं बात करूँ एक्स ब्राइट कितना आ रहा है, जो ब्राइट फ्रिंज कहाँ आती है पोजीशन एक्स की, एन लैम्डा डी अपॉन डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू जो है दोनों स्क्रीन के बीच, और हमारे पास ये जो है स्लिट्स के बीच कितना डिस्टेंस है वो, ठीक है। तो ये ओके डार्क हमारे पास 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d होता है। आगे बढ़ते हैं, बीटा जो है वो फ्रिंज विड्थ होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी अपॉन डी के बराबर होता है, दिस इज कांस्टेंट होता है, ठीक है। अल्फा जो होता है दैट इज एंगुलर विड्थ जो है दैट इज डी का जो है हमारे पास दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो हट जाता है वो टर्म, तो लैम्डा अपॉन डी आता है, दैट इज स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस भी आता है बस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इधर हमारे पास कोई भी यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ कुछ स्लैब को, ठीक है, स्लैब इंसर्शन, ठीक है, एक सेकेंड, स्लैब अगर मैं इंसर्ट करता हूँ फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स जो शिफ्ट आएगा दैट इज टी म्यू माइनस 1 आ जाएगा, दैट इज पाथ डिफरेंस जो आएगा दैट इज बराबर टी जो कि थिकनेस ऑफ स्लैब है और म्यू -1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो स्लैब -1। अगर मैं सेंट्रल ब्राइट की जो है सेंट्रल ब्राइट में कितना शिफ्ट आएगा वो निकालना चाहूँ तो टी डी बाई डी जो है मल्टीप्लाई कर देना है इस डेल्टा एक्स में डी अपॉन डी मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। देन आता है कंसेप्ट पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्रेविस्टर्स एंगल या ब्रेविस्टर लॉ। उसमें क्या बोलता है, जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे है सॉरी, वो दोनों जो है क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका जो एंगल है उनके बीच वो क्या आ जाता है इधर हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास आता है क्या, थीटा बी जो इज ब्रेविस्टर एंगल दैट इज बराबर tan इनवर्स म्यू जो है हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे भी हम लोग निकाल रहे हैं उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस सरफेस का है, ठीक है, उस सराउंडिंग का। देन हमारे पास माल्यूज लॉ, ठीक है, माउल्स लॉ बोलते हैं, मालूस लॉ नहीं है गाइस, बड़ा गलत है।
माउल्स लॉ बोलते हैं। अगर कभी अनपोलराइज लाइट को मैं यहाँ पे पोलरॉइड में पास करता हूँ, सबसे पहले तो आई नॉट इंटेंसिटी का ये होता है, एक बार मैं पोलरॉइड में पास कर दूंगा तो वो आई नॉट बाई 2 फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा, एंड उसमें अगर मैं जो है थीटा चेंज करता रहता हूँ तो आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। इससे वॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 में भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आई नॉट, फिर जब पोलरॉइड में पास करेंगे तो आई नॉट बाई 2 हो जाता है, एंड देन अगर एंगल चेंज करूंगा मैं पोलरॉइड का तो आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में कहीं सिंगल स्लिट होता है ऑफ कोर्स, ठीक है, और यहाँ पे विड्थ हमारे पास सबसे पहले तो सेंटर में जो है थीटा 0 होता है, तो सेंटर में जो इंटेंसिटी होता है दैट इज आई नॉट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आई इंटेंसिटी कितना होता है हमारे पास डिफ्रैक्शन में, तो आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर होता है। तो बीटा क्या है, यहाँ पे स्लिट विड्थ होता है, एंड दैट इज बराबर पी, यहाँ पे पी ये हो जाएगा हमारे पास ना, बी नहीं होगा यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा, पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा के बराबर हमारे पास इधर होता है। ए क्या है, दोनों जो है हमारे पास स्लिट या इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो, ठीक है, ओके। देन हमारे पास यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट डार्क निकालता हूँ, फर्स्ट डार्क दैट इज थीटा के कौन सा पोजीशन है, थीटा फर्स्ट डार्क बता दूँ तो दैट विल बी लैम्डा अपॉन ए, और अगर मैं nth डार्क निकालता हूँ दैट इज एन के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी आप डार्क निकाल रहे हो, तो दैट इज एन लैम्डा बाई ए। अगर मेरे को डायमीटर चाहिए एयर डिस्क का, एयर डिस्क का क्या है हमारे पास, जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है दैट इज एयर डिस्क सेंट्रल जिसमें हम बोलते हैं, तो यहाँ पे एयर डिस्क जो है हमारे पास आई नॉट फ्रिक जो है यहाँ पे होता है इसका इंटेंसिटी, और विड्थ जो है हमारे पास एंगुलर विड्थ ऑफ एयर डिस्क जो होता है दैट इज 2 लैम्डा अपॉन ए, 2 लैम्डा अपॉन ए के बराबर होता है। एंड अगर मैं डायमीटर की बात करता हूँ दैट इज डी 2 लैम्डा डी अपॉन ए के बराबर होता है। ग्राफ कुछ इस तरह से हमारे पास डिफ्रैक्शन का आता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ खत्म होता है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। अब शुरू करते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक। सेमीकंडक्टर में आपको मैं बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर एक्सट्रिंसिक हमारे पास सेमीकंडक्टर है तो उसमें 2 टाइप के हमारे पास सेमीकंडक्टर्स आती है, दैट इज पी टाइप एंड एन टाइप। पी टाइप में क्या होता है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और सिमिलरली हमारे पास एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स से। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ जो पी टाइप में, जो हमारे पास एक्सेप्टर लेवल जो होता है वो वैलेंस बॉन्ड के पास रहता है, तब जाके मतलब जो नंबर ऑफ होल ज़्यादा है तो वो वैलेंस बॉन्ड से वहाँ पे पास रहते हैं, जिससे जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन उनका ईजी हो जाए। अगर मैं एन टाइप की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन जो डोनर लेवल है वो कंडक्शन बैंड के पास रहता है, जिससे ईजी जो मतलब कंडक्शन ईजी हो जाए, ठीक है। एक ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये ध्यान रखना है, ठीक है, जिससे हमारे पास आया, इसका डेरिवेशन नहीं पूछा गया, बट सिग्मा हमारे पास एनी इलेक्ट्रॉन म्यू ई होता है प्लस एनी एच एन एच ई म्यू एच के बराबर होता है, ठीक है। और पी टाइप एन टाइप दोनों ही हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, कोई किसी में चार्ज नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ की, तो हमारे पास वी ब्रेकडाउन जो होता है यहाँ पे होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉरवर्ड वाइज में कुछ इस तरह का हमारे पास होता है जो है केस, रिवर्स वाइज में कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे केस होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास समझ लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट आइडियल डायोड है हमारे पास, हमें पहले निकालना क्या है, वीपी अपॉन वीएन निकालो, ठीक है। उसमें अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस है, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो रिवर्स बाइस होता है। फॉरवर्ड बाइस है आइडियल केस, आइडियल डायोड क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें क्या कर देना है इधर कि जो यहाँ पे पीएन है इसे हम लोग को एक शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट कर देना है, मतलब एक वायर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पे लेस देन रिवर्स बाइस में है तो हमें आइडियल डायोड को क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देना है, ठीक है। गॉट इट। चलो नेक्स्ट, अगर रियल डायोड है तो अगर फॉरवर्ड बाइस है तो हमारे पास यहाँ पे वी नहीं जो दिया होगा क्वेश्चन में वो लगाना है, एंड आर जो कि क्वेश्चन में गिवन है रेजिस्टेंस वो लगा देना है। यहाँ पे एक बैटरी बना दी है। वी नहीं क्या होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम का आपको याद रखना है, अगर कोई और हुआ तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहाँ पे वी नहीं जो है सिलिकॉन का 0.7 होता है एंड जर्मेनियम का 0.3 होता है। रिवर्स बाइस में अगर हमारे पास है रियल डायोड तो हमारे पास यहाँ पे जो है अगर आर गिवन है तो हमें कुछ इस तरह का आर बना देना है, और अगर आर गिवन नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बना देना है, अगर आर जो है इन्फिनाइट है, और नहीं तो आप शॉर्ट सर्किट बना देना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, फोटो डायोड जो होता है इसमें रिवर्स बाइस होता है, एलईडी में हमारे पास फॉरवर्ड बाइस होता है। ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एलईडी में हमारे पास फॉरवर्ड बाइस एंड फोटो डायोड में रिवर्स बाइस। जीनर डायोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास इधर। जीनर डायोड अगर हमारे पास यहाँ पे वी जीनर जो होता है, जीनर वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होता है हमारे पास वी एक्सटर्नल जो हम लोग लगाया है, तो हमें क्या कर देना है, आइडियल केस में हमें यहाँ पे ओपन सर्किट कर देना है, ठीक है, ओपन सर्किट कर देना है। बट अगर हमारे पास जीनर डायोड अगर रिवर्स बाइस में है और वी एक्सटर्नल जो है वो जीनर वोल्टेज से ज़्यादा है, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास इसको क्या कर देना है, जो हमारा डायोड है उसको रिप्लेस कर देना है एक बैटरी से, और वो बैटरी का जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, वी जीनर के बराबर हो जाएगा। अगर मेरे को इसका पावर निकालना है तो पावर जीनर का जो होगा दैट इज वी जीनर, दैट इज वोल्टेज जीनर, और आई जो है हमारे पास करंट जीनर का। ट्रांजिस्टर में आपको कुछ 1-2 पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो है हमारे पास इधर
ट्रांजिस्टर में आई जो होता है हमारे पास, ठीक है, आई जो है डेट इज एमिटर में जो हमारे पास करंट जाता है वो हमारे पास बराबर होता है किसके, आई बेस के और आई कलेक्टर के। आई बेस जो है 5% आई जो है एमिटर का होता है, एंड आई कलेक्टर का जो है वो 95% आई जो है यहाँ पे एमिटर का होता है। अगर मैं बात करता हूँ गेन कितना होता है, अगर मैं कंडक्शन बैंड में देखूँ, कंडक्शन बैंड में अल्फा की वैल्यू जो होती है, सबसे पहले यहाँ पे तो कलेक्टर लिख देना है आपको, ठीक है, क्या लिख देना है, आई सी लिख देना है, ठीक है, कलेक्टर में दोनों में कलेक्टर होता है, एंड यहाँ पे कंडक्शन बैंड है तो हमारे पास आई ई आएगा, ठीक है, आई ई है, कंडक्शन बैंड है, ठीक है, तो यहाँ पे आई आएगा, और अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी ई है, तो यहाँ पे हमारे पास आई ई आ जाने वाला, सॉरी आई बी आ जाने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास आता है, आई अल्फा बराबर इसके बराबर हमारे पास यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो इधर से अगर मैं यहाँ पे बीटा और अल्फा निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, तो डेट इज बराबर हमारे पास आई सी अपॉन आई में हमारे पास अल्फा की वैल्यू कैसे लाएंगे, बीटा के टर्म्स में अगर मेरे को लिखना है डेट इज बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे बीटा की वैल्यू भी लिख सकते हैं हम लोग, अगर आईसी में कॉमा ले लेता हूँ तो उसके टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट आता है लॉजिक गेट्स का, लॉजिक गेट्स में अगर हमारे पास ये है तो कोई भी अगर एक है 1 है तो आउटपुट 1 होगा, तो इसे हम लोग और गेट बोलते हैं, ठीक है। एक होता है एंड गेट, एंड गेट मतलब दोनों अगर 1 है तभी जाके 1 होगा, नहीं तो हमारे पास 0 होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास नॉट है मतलब नेगेशन वाला, आपने मैथमेटिकल रीजनिंग में भी ये पढ़ा होगा, जो हमारे पास और गेट है उसे कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास एंड गेट कुछ इस तरह से, एक होता है हमारे पास नैंड गेट, ठीक है। क्या होता है नैंड गेट, इसमें हमारे पास होता है ए एंड बी उसका नेगेशन, एंड जो हमारे पास नॉर गेट होता है वो होता है हमारे पास ए और बी उसका नेगेशन, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे ए जो है ए एंड जो है और बी नेगेशन है तो मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, डेट इज ए एंड बी का नेगेशन नेगेशन तोड़ सकते हैं, मतलब ये वाला हमारे पास रिलेशन है, ये डी मॉर्गन लॉ भी हम लोग इसे बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दो और टाइप के गेट आते हैं, दैट इज एक्सॉर गेट और एक होता है एक्सनॉर गेट, ठीक है। एक्सॉर गेट में क्या होता है, एक्सनॉर गेट में क्या होता है हमारे पास कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे रिलेशन होता है। एक्सनॉर गेट को हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ये इतना पूछा नहीं गया है बट हाँ ऑप्शंस में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अगर कोई ना हो तो हमारे पास पता चल जाना चाहिए कि ऐसा है। अगर ऐसा रिलेशन आए तो हमारे पास यहाँ पे एक्सॉर गेट होता है एंड ये होता है हमारे पास एक्सनॉर गेट, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है तो सबसे पहले ए जाएगा इधर और बी जाएगा इधर हमारे पास, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास क्या था, एंड था, अगर एंड है और यहाँ पे जो नॉट लगा हुआ है तो एंड ए एंड बी का नॉट, ठीक है, मतलब नेगेशन। देन बी एंड सी का यहाँ पे हो जाएगा एंड नेगेशन। देन दोनों का जब है यहाँ पे और लग रहा है तो ए डॉट मतलब एंड बी प्लस बी एंड सी का पूरा नेगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ए एंड बी एंड बी एंड सी, तो यहाँ पे ए बी सी जो है ए एंड बी एंड सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास आता है इधर सबसे पहले जो आता है दैट इज डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। सबसे पहले आपको पता होगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि एच न्यू जो होता है दैट इज एच वी नॉट के जो है काइनेटिक एनर्जी, और एच सी अपॉन लैम्डा बराबर होता है एच सी अपॉन लैम्डा नॉट के प्लस काइनेटिक एनर्जी, या फिर एच सी अपॉन लैम्डा होता है फाइनल रेलेटिव वर्क फंक्शन प्लस जो है इधर हमारे पास ई वी एस दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। फाइन नॉट क्या है हमारे पास वर्क फंक्शन होता है। अगर मैं बात करूँ फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक पूछा मतलब पहले गया था, इस साल शायद नहीं पूछा गया है इतना, ठीक है, बट अभी पूछा जा सकता है। हमारे पास अटेम्प्ट जो आ रहा है अप्रैल अटेम्प्ट में उससे पूछा जा सकता है गाइस, ठीक है। दैट इज हमारे पास नंबर ऑफ हमारे पास जो एफिशिएंसी है फोटोन्स का दैट इज पी नॉट, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा पी नॉट पावर मतलब है लैम्डा अपॉन एच सी के बराबर होता है, लैम्डा अपॉन एच सी के बराबर होता है, ठीक है। ठीक है चलो, और गाइस हमारे पास इलेक्ट्रोवोल्ट में ये रिलेशन आपको पता ही होगा, सबको याद होता है, मैंने तब भी लिख दिया इधर, ठीक है। नेक्स्ट अगर कभी भी दो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है तो पहले हमें जो है फ्रीक्वेंसी मतलब दो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ठीक है। जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वही जो है हमारे पास काइनेटिक जो है एनर्जी मैक्सिमम उसकी होगी। अगर मैं बात करता हूँ डी ब्रोगली, हमारे पास यहाँ पे डी ब्रोगली का कंसेप्ट आता है। डी ब्रोगली में हमारे पास लैम्डा बराबर एच अपॉन पी होता है, एच अपॉन एम बी के बराबर होता है, एंड ये एक हमारे पास होता है एच अपॉन 2 एम ई वी के बराबर भी हमारे पास हो जाता है, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले यह होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए क्योंकि इजी कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास इधर जो है हमारे पास ई जो है वो मतलब क्यू जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं इधर 12.2 अपॉन रूट वी एमस्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अगर मैं प्रोटॉन दिया हुआ है डेट इज 0.286 के बराबर होता है रूट वी एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर ये याद रखोगे गाइस आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा, 0.101 अपॉन रूट वी एमस्ट्रॉन्ग के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आपको रिलेशन जो है याद रखनी है जिससे आपको यहाँ पे इजी हो जाए करने के लिए, ठीक है।
देन गाइस जो हमारे पास आता है नेक्स्ट पावर मतलब रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर। रेडिएशन फोर्स मतलब कभी भी गाइस हमारे पास जो फोटोन जो है वो कोई भी रिफ्लेक्टिव परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जब पड़ती है तो जो फोर्स एग्जर्ट करती है उसे हम लोग निकालते हैं, तो दैट इज आई, और सरफेस जो है जिसके ऊपर वो जो है यहाँ पे पड़ रही है उसके बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और सी जो है स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं बात करता हूँ 0 डिग्री, नॉर्मली अगर वो लाइट फोटोन जो है वो पड़ रहा है उस सरफेस के ऊपर, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा जो है नॉर्मली मतलब 0 डिग्री हो जाएगा इधर हमारे पास, ठीक है, और 0 डिग्री होगा तो 1 हो जाएगा, तो 2I ए दैट इज सरफेस और अपॉन सी के बराबर हो जाएगा। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, तो एरिया के साथ जब डिवाइड करेंगे तो 2I अपॉन सी आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए गाइस ये हमारे पास है, अगर परफेक्टली अब्जॉर्बिंग है तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे भी सेम हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आता है जब हमारे पास थीटा जो है 0 डिग्री मतलब नॉर्मली अगर पड़ रहा है तो हमें याद रखना है। चलो ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है एटम्स। एटम्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दो बोर्स के जो है यहाँ पे लॉ जो है थ्योरम, दैट इज के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम बी स्क्वायर के होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के, एंड एल मतलब एंगुलर मोमेंटम जो होता है एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, मतलब उसके एंगुलर वो क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। देन अगर मैं जो है nth ऑर्बिट में रेडियस की बात करता हूँ, nth ऑर्बिट में अगर मैं रेडियस की बात करता हूँ तो आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है, दैट इज आर नॉट बराबर 0.529 एमस्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। टोटल एनर्जी की बात करता हूँ तो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के बराबर होता है। वी एन बराबर वी नॉट जेड बाई एन के बराबर होता है। वी नॉट जो है 2.2 10⁻6 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, वो होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के, एंड टोटल एनर्जी जो होता है या फिर पूरा जो है पोटेंशियल एनर्जी के आधे के बराबर हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास रेडबक्स जो है, यहाँ पे हमारे पास जो आता है रेडबक्स फॉर्मूला, इसमें क्या होता है कि 1 अपॉन लैम्डा जो है हमारे पास दैट इज आर जेड स्क्वायर 1 माइनस एन स्क्वायर एन वन का स्क्वायर माइनस एन टू का स्क्वायर। अब जो एन टू है ना वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से डी एक्साइट होकर आ रहा है वो होता है एन टू, क्या होता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से जो है आ रहा है और कहाँ आ रहा है वो हमारे पास क्या है एन वन आ रहा है, एन वन हो जाता है। आर की वैल्यू क्या होती है 109677 के बराबर होती है। मैक्सिमम और मिनिमम लैम्डा एक पूछा जाता है सीरीज में, तो अगर ऐसा पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम लैम्डा बता दो तो n1 को हमें सीरीज का नेम बताना है, कोई भी सीरीज का जो भी वो क्वेश्चन में दिया होगा n1 ले लेना है उस सीरीज के नेम का वो नंबर, एंड n2 जो है वो लैम्डा मैक्स अगर पूछ रहा है तो n+1 लेना है, मतलब अगर मान लो 2 पूछ रहा था सीरीज नेम जो है बामर है तो हमें लेना क्या है हमारे पास पास्ट टेन ले लेना है दैट इज n+1, और लैम्डा अगर मिनिमम पूछ रहा है तो n2 को हमें क्या कर लेना है इन्फिनाइट ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइम पीरियड जो होता है, यहाँ पे कुछ रिलेशन है जो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो टाइम पीरियड है वो एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर के ऊपर होता है, एंड जो करंट है वो हमारे पास करंट इन nth ऑर्बिट जो है वो हमारे पास उल्टा आता है टाइम पीरियड का, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के, और वी एन भी सेम ही होता है फ्रीक्वेंसी भी। अगर मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमारे पास जेड क्यूब अपॉन n5 के प्रोपोर्शनल चलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियर आ जाता है। न्यूक्लियर हमारे पास आर जो है यहाँ पे हमारे पास आर नॉट ए क्यूब के बराबर होता है। रेडियस जो है हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस का वो कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखना है। और जो डेंसिटी होता है गाइस वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्या मतलब वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, हमारे पास यहाँ पे ए के, दैट इज एटॉमिक हमारे पास इसके, ठीक है, मास के, तो दैट इज हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ ए होता है। अगर मैं बात करता हूँ बाइंडिंग एनर्जी तो वो होता है हमारे पास मास थियोरेटिकल माइनस मास जो है एक्सपेरिमेंटल, दैट इज डेल्टा एम बोल सकते हो सी स्क्वायर के। अगर हमारे पास सी स्क्वायर तब लगाना जब हमारे पास मास जो है वो केजी में गिवन हो क्वेश्चन में, और 931.5 इलेक्ट्रोवोल्ट तब लगाना जब मास जो है वो एएमयू में हमारे पास गिवन हो। मास थ्योरेटिकल कैसे निकालते हैं, दैट इज जेड प्रोटॉन का, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस हमारे पास इधर ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये निकाल सकते हैं। क्यू वैल्यू क्या होता है, जो बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट का आ रहा है, कोई भी रिएक्शन है मान लो ए प्लस बी गिव्स सी, तो यहाँ पे जो है ये इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है सी का बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हमारे पास इधर बी, ठीक है, इसके बराबर हमारे पास हो जाएगा क्यू वैल्यू, ठीक है। चलो अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आई तो हमारे पास एक्सोथर्मिक है, और अगर नेगेटिव आई तो एंडोथर्मिक होता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ग्राफ की, तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम जैसे कुछ ग्राफ होता है यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, और यहाँ पे ए के बीच का ग्राफ होता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे हीलियम कार्बन ऑक्सीजन ये सब जो है ना, इनके आसपास वाले जो है एटम्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, वो कम स्टेबल है, किससे, इनसे कम स्टेबल है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, हेफी होता है, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होता है, एंड यूरेनियम को सबसे कम हमारे पास हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेडियो एक्टिविटी, उसमें हमारे पास जो है डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता है हमारे पास इधर एन नॉट है, कोई टाइम टी के बाद हमारे पास एन टी हो गया, तो हमारे पास एन जो बचा हुआ है, जो सबसे बचा हुआ है उसके किसके बराबर होता है एन नॉट ई माइनस लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा टी के बराबर होता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। अगर डी के की बात करता हूँ दैट इज एन नॉट हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल इस तरह का ग्राफ हमारे पास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है ए टी, इसका एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है, कैसा बचा है, कितना हमारे पास यहाँ पे फॉर्म कितना फॉर्मेशन हुआ है उसका भी आपको ध्यान रखना है। ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, के एन बराबर एन नॉट टू
माइनस टी अपॉन टी हाफ के बराबर। टी हाफ किसके बराबर है दैट इज टी हाफ बराबर एन एन एल एन टू अपॉन लैम्डा के बराबर होता है, और टी एवरेज 1 अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। देन कुछ डिकेज आती है, तो वो डिकेज क्या है, सबसे पहले कुछ अगर ये हमारे पास जो है एटम है और वो A-4 यहाँ पे मास डिक्रीज होगा, यहाँ पे हमारे पास ये डिक्रीज हो रहा है -4 और -2, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि अल्फा डीके है। बीटा डीके क्या होगा हमारे पास, इधर बीटा डीके हमारे पास कुछ इस तरह का डीके हो रहा है, जो है बीटा नेगेटिव, दो टाइप के होते हैं बीटा, जो है दो टाइप के होते हैं, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव कब होगा, जब हमारे पास यहाँ पे Z+1 हो जाए, और जब हमारे पास जब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमारे पास बढ़ जाए 1 से, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो अगर डिक्रीज हो रहा है 1 से, तो हमें पता चल जाना चाहिए यहाँ पे बीटा पॉजिटिव जो है और यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आपको मीटर ब्रिज ध्यान रखना है। मीटर ब्रिज में R/S ये कुछ इस तरह का होता है, हमारे पास कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का हमारे पास कंसेप्ट लगता है, प्रिंसिपल जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, दैट इज R/S जो है वो हमारे पास L और 100 - L के बराबर होता है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंड दिस। तो यहाँ पे R/ ये का हम लोगों ने फैक्टर आया था, उससे कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाता है। अल्फा बीटा क्या है, अगर कभी क्वेश्चन में जो है हमारे पास एंड करेक्शन भी पूछा है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा जो है क्वेश्चन में दिया होगा, तो आपको वो कर देना है, नहीं तो आपको वही L - 100 - L लेके ही चलना है। देन पोटेंशियोमीटर आता है। पोटेंशियोमीटर में हमारे पास सबसे पहले कुछ इस तरह का होता है, ये हमारे पास होता है प्राइमरी सर्किट, ये होता है सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, देन E बराबर KL के बराबर होता है। के जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ग्रेडियंट होता है। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यहाँ पे E-R कैसे निकालते हैं, हमारे पास E जो है वो कैसे हो जाएगा, R जो है वो R रेजिस्टेंस ऑफ वायर है, R जो है छोटा वाला R मतलब स्मॉल r जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन इन द सर्किट। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे यूज करके, ये जिसको पता होगा आपको इजीली आप कर सकोगे। तो ये हमारे पास कुछ जो संगठन था आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लास्ट चैप्टर ऑफ द डे। ठीक है, दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। बहुत ज़्यादा ईजी और कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि बहुत स्कोरिंग भी है, और क्वेश्चन आने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में गाइस आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास हाइट होता है किसी भी एंटीना का, जो हाइट होता है दैट इज λ/4 होता है। तो इससे पता चला कि जो हाइट ऑफ एंटीना है, जितना ज़्यादा बड़ा हम लोग एंटीना लेंगे उतना ही जो है हमारे पास वेवलेंथ उसका ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जो हाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, हमारे पास वेवलेंथ के। अब पर एक दिक्कत है कि जो इतना पावर रेडिएटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ एंटीना। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल गया कि अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी कम है, और तो हमारे पास जो है यहाँ पे पावर जो रेडिएट होगा वो भी कम होने वाला है, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो मेरे पास ज़्यादा पावर रेडिएट होने वाला है। तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और अगर हमारे पास लैम्डा कम है या फिर लैम्डा कम है, तो हमारे पास हाइट ऑफ द एंटीना विल बी कम एंड पावर जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और वाइस वर्सा, सिंपल। AM मॉड्यूलेशन क्या होता है देखते हैं अभी। AM मॉड्यूलेशन क्या होता है, क्योंकि गाइस हमारे पास देखो फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा हमें चाहिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा में हम लोग लो फ्रीक्वेंसी को अटैच करके भेज सके किसी को। ठीक है, मेरे को मैसेज करना है किसी को। ठीक है, अब मैसेज करना है तो मेरे को वो अगर मैं कम फ्रीक्वेंसी भेजना चाहता हूँ तो उसमें लेस पावर लगने वाला है, इसलिए हमारे पास क्या होगा कि मेरे को हाई फ्रीक्वेंसी में मैं लो फ्रीक्वेंसी को घुसड़ना ज़्यादा गंदा वर्ड हो जाएगा, मैं करूँगा उसमें डाल कर सेट करके, मैं जो है हाई फ्रीक्वेंसी में लो फ्रीक्वेंसी को सेट करके वहाँ पे जब मैं मैसेज सिग्नल को भेजता हूँ, तो इसको हम लोग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, AM मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो AM मॉड्यूलेशन में सबसे पहले मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो हमारे पास यहाँ पे एक वेव इक्वेशन आता है कुछ इस तरह का, दैट इज YM बराबर होता है AM sin ω t के, और YC दैट इज कैरियर सिग्नल। ठीक है, वो हमारे पास AC sin ω CT के बराबर होता है। कैरियर सिग्नल क्या होता है हमारे पास इधर, जिसमें सेट करके हम लोग अपना मैसेज सिग्नल भेज रहे हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है, ये इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। ठीक है, अच्छा कम है, तो यहाँ पे हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी होता है कैरियर सिग्नल का। कैरियर सिग्नल में हम लोग भेज के यहाँ पे भेज देते हैं कुछ इस तरह का। देखो जब हम लोग यहाँ पे भेज देंगे तो कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे ग्राफ मतलब जो है आता है वेव। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो वो इजीली जो है यहाँ पे जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे A मैक्स जो आता है दैट इज AM, दोनों के एम्पलीट्यूड को जोड़ दो, और A मिनिमम जो आता है दैट इज दोनों के जो है एम्पलीट्यूड में माइनस कर दो, AM - AC, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, AM + AC के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का मतलब वेव इक्वेशन देखूँ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, अगर मैं यहाँ पे वेव इक्वेशन देखूँ तो दैट इज बराबर YAC + AM हो जाएगा, AM + sin ω t और sin ω CT के बराबर। मतलब आपको उसमें जो इसका पूरा वेव है उसको डाल देना है, कि इसमें एम्पलीट्यूड में डाल देना है। ठीक है, कैरियर सिग्नल में। ठीक है, ओके सही बात है। अब यहाँ पे ये देखो कि हमारे पास अगर मैं AC कॉमन निकाल देता हूँ इस इक्वेशन से, तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें एक तो होता है लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी और एक होता है अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। कुछ इस तरह ग्राफ हमारे पास दिखता है। तो μAC/2 हमारे पास साइड बैंड के फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होती है, सॉरी एम्पलीट्यूड होता है, एंड हमारे पास यहाँ पे AC जो है हाईएस्ट जो भी होता है। ठीक है, अब ये जो AM और AC है इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लेता हूँ वो 1 से कम आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है,
अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम लोग और एक टाइप से भी लिख सकते हैं, डेट इज बराबर कितना होगा, डेट इज ए मैक्स ए मिन, क्या होता है हमारे पास ए मैक्स ए मिन, ए मैक्स ए मिन, ए मैक्स माइनस ए मिन और ए मैक्स प्लस ए मिन के बराबर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉड्यूलेशन जो है इंडेक्स का यहाँ पे रेशियो होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब जो वीसी मतलब साइड बैंड फ्रीक्वेंसी का जो वीसी फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसका जो माइनस करेंगे तो लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी आता है, और अगर ऐड कर देंगे तो अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी आ जाता है। अभी जो हमारे पास इन दोनों का जब हम ऐड कर देंगे, दोनों को लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी को और अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास बैंडविड्थ आ जाता है, एंड दैट इज बराबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये वाला, हमारे पास टू मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, 2 टाइम्स मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे आ जाता है, मतलब बैंडविड्थ के बराबर आ जाता है। अब मैं एम्पलीट्यूड चाहता हूँ किसका, जो है साइड बैंड का, हम लोगों ने अभी देखा था ग्राफ में, ये जो है हमारे पास एम्पलीट्यूड हो जाता है म्यू एसी बाई टू, म्यू एसी बाई टू हमारे पास एम्पलीट्यूड हो जाता है। और दूसरा हमारे पास आता है ट्रांसमिटेड, जो हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल पैदा हुआ है, मतलब ये वाला सिग्नल जो है, ठीक है, इसका पावर कितना ये रेडिएट करता है वो अगर निकालना है, डेट इज बराबर होता है किसके, पी टी, जो पावर रेडिएटेड हमारे पास कितना होता है, डेट इज 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू पी सी के बराबर हमारे पास होता है, ठीक है, म्यू स्क्वायर बराबर 2 पीसी के बराबर, पीसी दिया हुआ, दैट इज पावर रेडिएटेड बाय कैरियर सिग्नल, ठीक है। अब सिग्नल ट्रांसमिशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, सबसे पहला ग्राउंड वेव, ग्राउंड से अगर मेरे को चाहिए तो यहाँ पे 500 किलोहर्ट्ज से लेकर 1500 किलोहर्ट्ज का यहाँ पे रेंज होता है फ्रीक्वेंसी का। अगर मैं यहाँ पे स्काई वेव की बात करता हूँ तो यहाँ पे 5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 100 मेगाहर्ट्ज तक यहाँ पे स्काई वेव जो है फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है। अब अगर मेरे को वी मैक्स चाहिए स्काई वेव में तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास इधर आ जाता है, दैट इज बराबर हमारे पास किसके, एक सेकेंड, जो वी मैक्स होता है हमारे पास, ठीक है, वी मैक्स होता है वो हमारे पास 9 रूट एन के बराबर होता है। एन जो है वो क्या है हमारे पास, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द हमारे पास आयोनोस्फीयर, आयोनोस्फीयर में कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हमारे पास इधर बताता है, ठीक है। एक सेकंड में इसमें अच्छे से लिख देता हूँ जिससे आपको हो सकता है पूछ लिया जाए क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट क्या आता है, स्पेस वेव। स्पेस मतलब डायरेक्टली हम लोग अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पे 100 मेगाहर्ट्ज से लेकर 200 मेगाहर्ट्ज तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रेंज होना चाहिए, जिससे और एक यहाँ पे फॉर्मूला भी आता है, कोई मेरे पास अर्थ है और अर्थ में मैंने एंटीना लगाया, उनके बीच अर्थ और इसमें जो है एंटीना लगाया, उन दोनों के बीच डिस्टेंस अगर कोई पूछ लिया जाए तो हमारे पास ये आ जाता है, इसका बीच का डिस्टेंस दैट इज डी बराबर √2 RH। आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ होता है, क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास इधर आ जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, ये इंपॉर्टेंट का इस फॉर्मूला है हमारे पास, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट भी इंपॉर्टेंट है कि मान लो दो हमारे पास यहाँ पे एंटीना मैंने लगा दिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर पूछ लिया जाए तो अभी पता ही है इतना डिस्टेंस हमें पता है √2 RH होता है, और ये डिस्टेंस हम लोग ऐड कर देंगे तो दोनों का जब ऐड करेंगे तो हमारे पास पूरा यहाँ पे लाइन ऑफ साइट आ जाता है, एंड दैट इज बराबर कितना होता है हमारे पास इधर, दोनों के एंटीना मतलब अब दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा लाइन ऑफ साइट दैट इज √2 RH H1 का मतलब हाइट एंटीना 1 का, प्लस √2 RH2 मतलब हाइट ऑफ हमारे पास यहाँ पे एंटीना 2 का, ठीक है। चलो तो गाइज ये था गाइज हमारे पास आज पूरा फिजिक्स क्लास 12 का रिवीजन, ठीक है। हम लोगों ने A to Z जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, और जो स्कोरिंग टॉपिक्स थे वो भी मैंने ऑफकोर्स करा दिया, आप देख सकते हो इधर हम लोगों ने कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़ा है अभी देखो, ठीक है, और सारे हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो, अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जेई आ रहा है तो मैं आप जो भी अभी दे रहा है जेई एफिल अटेम्प्ट उनको ऑल द बेस्ट, ठीक है। और इधर जो है अगर वीडियो पसंद आया, इसका सेशन PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बाकी सब स्टडी मटेरियल में देता रहता हूँ और अपडेट्स भी वहीं पे देता रहता हूँ, ठीक है। तो अगर पसंद आया हो वीडियो लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।